तो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। सो दिस इज अवर डे 9, जिसके अंदर आज हम पाइथन बेसिक्स का आखिरी लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद में अपनी लाइब्रेरीज को शुरू करेंगे पढ़ना, जैसे कि pandas, numpy, matplot और जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी उन सबको हम पढ़ेंगे। सो टुडे इज द डे जब हम अपने सारे कंसेप्ट को किस तरीके से रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करना है वो सीखने वाले हैं। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में, एंड आफ्टर दैट इन टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो इंट्रोडक्शन है आपकी उप्स का, कि एग्जैक्टली उप्स क्या होती है। आफ्टर दैट हम फाउंडेशन की बात करेंगे, जिसमें कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर जितना भी हम कुछ पढ़ते हैं सभी उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट की एक एग्जैक्ट क्लास होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आज हम सिंपल और बेसिक फाउंडेशन को समझेंगे कि एग्जैक्टली क्लास और ऑब्जेक्ट का फंडा क्या है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर। ये अगर किसी ने पाइथन पढ़ रखी होगी तो कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है उसके ऊप्स में, कि लाइक हम कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं और कंस्ट्रक्टर के पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है, या फिर एग्जैक्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ये रीजन या फिर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, नॉट इन ओनली इन बिगिनर्स, बट जिन्होंने ऊप्स अच्छी तरीके से पढ़ रखी है उनके अंदर भी इस कंफ्यूजन को यू नो आने में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती है। ना आफ्टर दैट हम बात करेंगे फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स, कि लाइक ये ऊप्स ऊप्स हम चिल्ला रहे हैं बार बार। ऊप्स एग्जैक्टली किन पिलर्स पे स्टेबल हो रखा है, या फिर किन पिलर्स का यूज करके इस ऊप्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है अपने कोड्स में, प्रोग्राम्स में, वो देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन का जैसे कि यहाँ पर एक निकनेम दे रखा है, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। ये चेक करता है कि आपके लाइक कोड के अंदर क्या चीज आपकी सिक्योर रहनी चाहिए और किस तरीके से रहनी चाहिए, उस चीज को इंश्योर करता है। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। जैसा कि इसका नाम है इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब ये कुछ ट्रेट्स इनहेरिट करेगा फ्रॉम देयर पेरेंट्स। आफ्टर दैट हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सबकी, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है, आपको इंग्लिश आती है, तो आप सबके आप इनके मीनिंग्स अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स। ओके। आफ्टर दैट हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की, और फिर कुछ प्रो लेवल पाइथन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ओके, जिसमें कि लाइक एसटीआर, आरपीआर मेथड्स और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सारे इंक्लूड रहने वाले हैं। सो आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आज हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। और आफ्टर दिस हम एक अलग दूसरे फेज में जाने वाले हैं, कि लाइक ये हमारा पाइथन का हुआ था। इसके बाद पाइथन जैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप पाइथन को एक्चुअल में किस चीज के साथ इंप्लीमेंट करोगे टू मास्टर एआई, हम वो सीखने वाले हैं। फाइन। तो चलिए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में जैसा कि यहाँ पर जो जो लिख रखा है, ठीक है ना, हम सबको एक एक करके देखने वाले हैं। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको व्हाइट पेन लेता हूँ। ओके। सो चलिए। हाँ। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऊप्स एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन रखती है। थिंक ऑफ ऊप्स एज अ वे, ये एक तरीका है अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने का। थिंक ऑफ ऊप्स थिंक ऑफ ऊप्स एज अ वे टू ऑर्गेनाइज कोड। ये कोड को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है इनटू द रियल वर्ल्ड थिंग। अपने मतलब कि जिन चीजों को हम डेली देखते हैं उन चीजों में अपने कोड को चेंज करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। लाइक हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं लाइक डॉग्स, कैट्स और शीप्स, इन तरीके के। तो हम इन तरीकों को एज अ ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं और इनकी क्लास हमने डिफाइन कर दी कि ये हमारी एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से हमारी डेली लाइफ में हम जितनी भी चीजों को पढ़ते हैं, जितनी भी चीजों को देखते हैं, उन सभी चीजों को जब हम रियल वर्ल्ड थिंग्स को अपने कोड में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, विद रिलेटिंग विद ऑब्जेक्ट, मतलब उनको एक ऑब्जेक्ट समझ के, तो वहां पर हमारी उप्स काम करती है। ठीक है। अब जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम को समझने में लाइक आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी अगर आप उप्स का प्रो मतलब उप्स का यूज नहीं करोगे। सो सिंपल उप्स एक तरीका है अपने कोड को एक ऑर्गेनाइज करना इन अ रियल वर्ल्ड मॉडलिंग थिंग्स। फाइन। रियल वर्ल्ड थिंग्स के अंदर मॉडल करके उस कोड को सिंपली ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, आफ्टर हम बात करते हैं अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट यूजेस ऑब्जेक्ट, जो कि किसको यूज करता है, ऑब्जेक्ट्स को यूज करता है। और किसको यूज करता है, क्लासेस को यूज करता है टू ऑर्गेनाइज कोड, प्रमोटिंग रीयूजेबिलिटी। और क्या प्रमोट करता है, रीयूजेबिलिटी। आफ्टर दैट वो मॉड्यूलरिटी
क्या करता है, प्रमोट करता है, एंड आफ्टर दैट मेंटेनेबिलिटी। अब इन सारे कीवर्ड्स का जितना भी आपको यूज है या फिर जितने भी इनके मीनिंग्स है, सबको हम एक एक करके समझेंगे, डोंट वरी। अच्छा, फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल टू राइटिंग क्लीन। लाइक ऊप्स आपको एक फंडामेंटल रूल शीट्स देता है, लाइक किस तरीके से आप एक क्लीन कोड को लिख सकते हैं, एक मॉड्यूलर कोड को लिख सकते हैं, लाइक जिसमें आपको सारी चीजें एक जगह पर कंबाइंड हो। फाइन, दोबारा से सुनो। एक क्लीन कोड को लिख सकते हैं, आफ्टर दैट एक मॉड्यूलर कोड को, फिर एक स्केलेबल कोड को, कि लाइक अपने कोड को आप किस तरीके से स्केल कर सकते हो। लाइक आपने कोई कोड लिखा फॉर 10 यूजर्स, फॉर 20 यूजर्स, फॉर 30 यूजर्स, अगर उसको स्केल करके एक बड़े नंबर ऑफ यूजर्स के लिए उस कोड को इम्प्लीमेंट करना है, फिर उस कोड को यूज करना है, तो वो कैसे कर सकते हो, वो देख सकते हो आप। अच्छा, स्पेशली इन डाटा साइंस, और सबसे ज्यादा ये यूज की जाती है डेटा साइंस में और एआई में भी। फाइन, और यहाँ पर लिखा भी है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर भी काफी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक पाईटॉर्च, और हम बात करते हैं स्काई किट लर्न, और हम बात करते हैं डीजांगो। डीजांगो इसका एक क्या है, डीजांगो इसका एक फ्रेमवर्क है। इस तरीके के फ्रेमवर्क में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हम क्लासेस का, ऑब्जेक्ट्स का एक यूज देखते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, जहां पर हम करते क्या है, अपनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को। जैसे कि सबसे मैं बात करूं, मैंने भी एक एग्जांपल दिया था, डॉग। मैंने डॉग को देखा, मैंने कैट को देखा, मैंने शीप को देखा, मैंने काऊ को देखा, मैंने बफेलो को देखा। अब इन सभी के साथ मैंने क्या किया, इन सभी को मैंने एक क्लास के अंदर क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन सभी को एक क्लास के अंदर मैंने, लाइक मैं चाहता हूँ कि इन सभी को, ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन सभी ऑब्जेक्ट्स को मैंने क्लास के अंदर दे दिया, और उस क्लास का नाम दे दिया मैंने एनिमल। तो एनिमल मेरी क्या हो गई, क्लास हो गई, और ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इसी तरीके से हम हर चीज को, जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट या फिर कहें तो ऑर्गेनाइज करने लगते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऊप्स। अब ऊप्स का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि हर चीज को एज ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं यहाँ पर। फाइन, ऑब्जेक्ट इन द सेंस किसी भी क्लास का एक एट्रीब्यूट या फिर किसी भी क्लास का एक पार्ट, है ना। हर चीज को ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, इस वजह से इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सबसे बड़ी बात करें, ठीक है ना, ओप्स की बात करें प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको एक बात करूं कि क्या ये पाइथन के अंदर अलग होती है और सी प्लस प्लस के अंदर अलग? नहीं, ये हमारे तरीके से ये एक जर्नल चीज है, ठीक है, जनरल चीज है, जनरल। इसका हम इम्प्लीमेंट जावा के थ्रू भी कर सकते हैं, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं, सी प्लस प्लस के थ्रू भी कर सकते हैं, इवन हम जेएस जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी लैंग्वेजेस है सबके थ्रू कर सकते हैं। बस कुछ कमांड्स अलग हो जाते हैं, कुछ फॉर्मेट्स अलग हो जाते हैं। बाकी जो मेन कंसेप्ट होता है ना इसका, कि लाइक एनकैप्सुलेशन करके आप चीजों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, एब्स्ट्रैक्शन करके आप चीजों की जो कि कॉम्प्लेक्स कोड होते हैं उनको हाइड कर लेते हो, है ना, इनहेरिटेंस कैसे होगी, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होगी, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। बस सिंपली आपको करना क्या है, आप इस किसी भी लैंग्वेज के थ्रू जब भी जाते हो, कुछ ऑपरेटर्स चेंज हो जाते हैं, या फिर कहूँ तो कुछ मेथड्स चेंज हो जाते हैं, कुछ फॉर्मेट्स चेंज हो जाते हैं, कुछ सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज जो मेन कंसेप्ट है वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब आपने समझ लिया उप्स का एग्जैक्टली क्या क्या तरीका रहता है। लाइक उप्स एक तरीका है सिंपली अपने कोड को रियल वर्ल्ड एंटिटीज का, लाइक क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बीच में ऑर्गेनाइज करने का। अब हम चलते हैं आगे। आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि उप्स का एग्जैक्टली जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि वो मॉड्यूलरिटी को क्या करता है, प्रमोट करता है। लाइक हमारा कोड इज ऑर्गेनाइज इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल यूनिट, जिसको हम क्लासेस बोलते हैं। लाइक हमारा कोड ना एक इंडिपेंडेंट रीयूजेबल यूनिट में ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे कि हम जब भी किसी कोड को लिखते हैं, तो कोड को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसके पैचेज बनाइए। पैचेज इन द सेंस, लाइक मैंने आपसे कहा कि लाइक फंक्शन, आपने सम करने के लिए एक फंक्शन है, आपने लिखा सम इस तरीके से a कॉमा b, ठीक है ना, और इस तरीके से आपने लिख दिया कि रिटर्न करना है सम को, रिटर्न a प्लस बी। अब ये क्या, ये एक तरीके का एक पैच ही तो है। पैच इन द सेंस एक पैकेट है ना, क्या अगर आपको इस कोड को दोबारा से यूज करना है, आपने सिंपल क्या लिखना है, सम फाइल ए कॉमा बी। अब इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो 3, और उसकी जगह पे लिख सकते हो आप 4, तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक 7 का सम आउटपुट दे देगा। तो ये एक तरीका मेरे लिए पैकेट का ही तो काम किया कि अगर मुझे सम करना है तो सिंपली मैं सम को लिख करके 3 और 4 में इनपुट दूंगा, और वो मुझे एग्जैक्टली मुझे जो भी कुछ होने वाला है उनका सम वो दे देगा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि आपने इसका एक जनरल कोड लिखा है, आपने इस तरीके से लिखा a इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू a प्लस b, और फिर मुझे लिखना है प्रिंट प्रिंट सी। अब ये भी तो, इसका भी तो आउटपुट एग्जैक्टली वही आने वाला था।
जो कि इस वाले पैच का आता है। फाइन। अब बट लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है, जिसका यूज करके आप सिंपली दो नंबर्स का सम करा सकते हो। बट इसको आप रीयूजेबल नहीं बना सकते। इसको आप एज अ मॉड्यूलर, जैसे कि एक ये आपने एक मॉड्यूल बना दिया ना, मॉड्यूल करने का मतलब ये आपने क्या क्या है, ये ट्रेडिशनल भी रखा, बट आपने इस तरीके की बात करूं तो आपने ये एक मॉड्यूल में चेंज कर दिया कि अगर आपको सिंपली दोबारा कभी सम करना हो, आप इस तरीके का यूज करके अपने सम को परफॉर्म कर सकते हो। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास कोई मॉड्यूल के तरीके से तो नहीं आया। इट मीन्स अगर हमें दोबारा से कोई दो नंबर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड या फिर दो नंबर का सम लिखना है, तो हमें दोबारा से यहाँ लिखना पड़ेगा, लाइक 7 हटाकर फिर मैं लिख दूंगा 10 एंड 3 हटाकर फिर मैं लिख दूंगा 6, सो दैट ये मुझे प्रिंट क्या करेगा 6, मतलब मुझे पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा। बट इस तरीके से जब मैं फंक्शंस या फिर क्लास और ऑब्जेक्ट का, इसी तरीके से ये छोटा सा एक पैच है, बट हम जब ऊप्स का यूज करते हैं तो मैं एक पूरी क्लास डिफाइन करता हूँ। उस क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए होते हैं, सो दैट अगर हम उस पूरी क्लास को कहीं और यूज करने वाले हैं तो सिंपली हमें उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, या फिर कहा जाए तो एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग, जहां पर आप आई एम सॉरी इंडिपेंडेंट रीयूजेबल यूनिट ऑफ कोड्स बना सकते हो, सो दैट वो क्लासेस के पैच में डिवाइड हो जाएंगे और उसको रीयूजेबल बार बार कर सकते हो। तो दिस इज द मॉड्यूलरिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रीयूजेबिलिटी, सेम इस पैच को आप बार बार यूज कर सकते हो। लाइक अभी हमने यहाँ पर देखा कि हमने सम करने के लिए बार बार हमने कुछ पूरा कोड लिखने की नीड नहीं है। आप सिंपली जा करके 7 या फिर सम ए कॉमा बी करके आप सिंपली किसी भी फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर देते हैं, तो उस केस में जाकर के हमें उस कोड को दोबारा लिखने की नीड नहीं होती है। वो फंक्शन हमारा अगर कहीं पहले से लिखा हुआ है तो हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग कि आप किस तरीके से अपने ऊप्स को यूज करके अपनी चीजों को और ज्यादा शानदार बना सकते हो, और ज्यादा रियूजेबल बना सकते हो, और ज्यादा इंडिपेंडेंट बना सकते हो, और ज्यादा लाइक मेंटेन कर सकते हो, और रियूजेबल चीजों को बनाने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ऊप्स। आफ्टर दैट हम बात करते हैं मेंटेनेबिलिटी। चेंज इन वन पार्ट ऑफ द कोड आर लेस लाइकली टू अफेक्ट द अदर पार्ट। अगर मैंने आपसे कहा लाइक दिस इज द पैच, ये एक मेरा पैकेट है, अगर मैं इसमें कोई वेरिएशन करता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ के दो मेरे आर्ग्यूमेंट्स थे, पहले मैंने इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को हटाकर मैंने ये एक आर्बिट्ररी आर्गुमेंट का यूज किया। अब यहाँ पर इस कोड को चेंज करने पर मेरा इस वाले सम में कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन और वन ऑफ द मेजर एडवांटेज, कि हम किस तरीके से अपना किसी भी एक पार्ट में जाकर जब भी हम कोई चेंज करते हैं अपने कोड में, तो वो हमारा चेंज किसी और अदर पार्ट पे अफेक्ट नहीं करता। तो दिस इज द मेन और द मेजर एडवांटेजेस ऑफ oops। आफ्टर हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी। अब नाम से समझ में आ रहा होगा स्केलेबिलिटी मतलब कि कैसे चीजों को स्केलेबल बनाया जाए। अगर अब हमारे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, तो उस केस में जाकर हमें अपने कोड को दोबारा से चेंज ना करना पड़े, अपने कोड को दोबारा से एनहांस ना करना पड़े, सो दैट हमें जो हमने कोड पहले से लिख रखा है उसी कोड में हमारा काम चल जाए। ओके, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ oops। easier to manage and extend large and complex applications। आफ्टर दैट हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग का मतलब ये है कि हम अपने उप्स का यूज करके हर चीज को एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट हमारी वो सारी चीजें रियल वर्ल्ड एंटिटी के साथ मिल जाए, और हमें उन चीजों को समझना और उनको मॉडिफाई कैसे करना है उस चीज में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। अच्छा, अब देखो, मैं इस लेक्चर में ना आपको एनालॉजीज का यूज करूंगा। एनालॉजीज मतलब कि हर चीज को एक रियल वर्ल्ड तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमारे लिए उन चीजों को समझना, अगर मैंने आपसे कहा कि दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और wait, अगर मैंने आपसे कहा दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और ये आपका हमेशा मैंडेटरी है लिखना, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब इन तीन चीजों को बोल करके मैं पीछे अपना छुड़ाना चाह रहा हूँ कि भाई इतना ही कंस्ट्रक्टर होता है, आप भी समझ लीजिए, मुझे 3 लाइन पता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए मैं सिंपल आपको सारी चीजों को रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ कनेक्ट करूंगा, रिलेट करूंगा, सो दैट इट विल बी बिकम मोर इजियर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर का या फिर किसी भी मेथड का जो रियल वर्ल्ड यूज है वो क्या है। फाइन। सो आपको एडवांटेजेस आपको समझ में आ गए। अच्छा, अब करते हैं क्लासेस की एंड ऑब्जेक्ट्स की।
क्लास का मतलब क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। फाइन, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। अब इसको हम एनालॉजी के साथ समझेंगे, डोंट वरी। फिलहाल आप बस इसकी डेफिनेशन को समझिए। क्लास एग्जैक्टली क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से आपने अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है और किस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप अपने 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 फंक्शंस को लिखना है, आपने अपने वेरिएबल्स को बनाना है। वो एक ब्लूप्रिंट आपको कौन देता है? क्लास। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उसका एक तरीके से इंस्टांस है। इंस्टांस इन द सेंस, अगर मैंने आपसे कहा कि लाइक, मैंने अभी सिंपल जो एग्जांपल का यूज किया था कि लाइक एनिमल मेरा क्या है? एनिमल मेरी एक क्लास है। अच्छा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है? गॉड। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, गॉड। फाइन, गॉड एक हमारा एनिमल। डॉग, डॉग इज अ एनिमल। और शीप, शीप इज अ एनिमल। कैट, कैट इज अ एनिमल। अब एनिमल हमारे लिए क्या हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया कि एनिमल किस तरीके का होगा? लाइक गॉड, डॉग, शीप, कैट। जिसकी लाइक बॉडी पे फर हो, दैट इज एनिमल। जिसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। जिसकी बॉडी पे फर हो, दैट इज एनिमल। जिसके लाइक जो घास खाता हूँ, दैट इज एनिमल। या फिर जो मीट खाता हूँ, दैट इज एनिमल। और जिस तरीके के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स को हमने क्या कहा, यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर दिया कि इन सब के अगर ये प्रॉपर्टीज हमारी होंगी किसी भी लाइक जानवर में या फिर किसी भी स्पीसीज में, तो हम उसको बोलेंगे एनिमल। सो दिस इज द ब्लूप्रिंट एंड इंस्टांस इज द ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट आर द इंस्टांस, कि किस तरीके से उस क्लास में से आप उसके कुछ वेरिएट या फिर कुछ वेरिएबल्स या उसके कुछ टाइप्स या फिर उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स को बनाओगे। सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन कि किस तरीके से आप अपनी ऊप्स को क्या करने वाले हो? इम्प्लीमेंट करने वाले हो। अच्छा, हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। द डेफिनेशन इज, या जस्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। हाँ ना, दिस इज गुड। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास की। देखो, क्लास की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक ब्लूप्रिंट है, क्या है? एक ब्लूप्रिंट। ओके, टेम्पलेट है, मतलब हम उसको टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट इट इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब क्या? कि चीज को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीज हमें कौन बताती है? हमारी क्लास बताती है। अच्छा, इट डिफाइन द स्ट्रक्चर। वो हम क्या डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। इस डेफिनेशन को आप अच्छी तरीके से पेन पेपर लेके बैठिए और इनको नोट करते रहिए। है ना, ये नहीं आपको मिलने वाली असाइनमेंट मिलेगा, इस सबको आपको देखकर लिखना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं, वो क्या बताता है? बिहेवियर बताता है। बट डज नॉट कंटेन एक्चुअल डेटा। बट इस क्लास के अंदर एक्चुअल डेटा कंटेन नहीं होता। दोबारा से सुन लो। इस क्लास के अंदर आपका एक ब्लूप्रिंट कंटेन होगा, आपकी एक टेम्पलेट होगी, आपकी एक प्रोटोटाइप होगी। इन द सेंस, इस क्लास को हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, टेम्पलेट बोल सकते हैं, प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। और ये हमें क्या बताता है? स्ट्रक्चर बताता है, बिहेवियर बताता है किसी भी क्लास का। कैसे? अभी समझाऊंगा आफ्टर दैट। बट इसके अंदर हमारा एक्चुअल डेटा कंटेन नहीं होने वाला। दोबारा सुनो, एक्चुअल डेटा कंटेन नहीं होने वाला। अब ऑब्जेक्ट्स की बात करें। ऑब्जेक्ट आर द इंस्टांस ऑफ दैट क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हमारे इंस्टांस होते हैं। इंस्टांस का मतलब होता है वो हमारे क्या होते हैं? एक तरीके के हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अब इट इज द कंक्रीट थिंग। इट इज द कंक्रीट थिंग क्रिएटेड यूजिंग द ब्लूप्रिंट। ये हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे ब्लूप्रिंट को यूज करके बनाई जाती है। अच्छा, अब इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा एक एनालॉजी की तरफ चलते हैं, है ना। अब एनालॉजी की तरफ चले तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर, ब्लूप्रिंट और हाउस। आप एक आर्किटेक्चर को जानते हैं? आर्किटेक्चर कौन होता है? सिंपली जो लाइक आर्किटेक्ट बनाता है फॉर योर बिल्ड, फॉर एनी बिल्डिंग और एनी हाउस। कि लाइक अगर आपको एक घर बनवाना है तो सबसे पहले आपको उसका एक मैप बनवाना पड़ेगा। मैप इन द सेंस एक ब्लूप्रिंट बनवाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट लाइक किस, कहाँ पर रसोई होने वाली है, कहाँ पर डाइनिंग हॉल होने वाला है, या फिर कहाँ पर यू you नो मतलब डिफरेंट डिफरेंट, कहाँ पर कौन सा कमरा होगा, कहाँ पर क्या बात, मतलब कहाँ पर वॉशरूम्स होंगे। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आपको एक चार्ट बनवाना पड़ता है। सो दैट आपको एक आर्किटेक्चर बनवाना पड़ेगा। right? जिससे कि आपको लाइक उस किसी को भी समझाने में या बताने में ये चीज की आसानी हो, किस जगह पर क्या होने वाला है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि लाइक उस ब्लूप्रिंट को मैं अगर क्लास कहूँ तो, कि लाइक उसने बना दिया क्या? एक क्लास। क्लास बना दी। उस ब्लूप्रिंट को क्या बना दिया? क्लास। फाइन, उसको हमने क्या बोला? आर्किटेक्चर, ब्लूप्रिंट और हाउस। अच्छा, उस एक लाइक एक स्ट्रक्चर या फिर एक आर्किटेक्चर से, लाइक मैंने कहा मैंने बनवाया एक आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट, ओके, आर्किटेक्चर मैंने एक बनवाया कि लाइक मुझे एक घर बनाना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उस एक आर्किटेक्चर से मैं एक घर बना सकता हूँ? ऑब्वियसली बना सकती हूँ, हाउस फॉर। अगर मैंने कहा कि मैं उससे एक और घर बनाना चाहता हूँ, अब वो भी बना सकते हो एक ही मैप से।
राइट? अगर आपने एक मैप बनाया और एक मैप से आप चाहते हो कि मैं 3 घर बनाना चाहता हूँ, आप सिंपली बना सकते हो। तो उसी चीज़ को अगर आप रिलेट कीजिए, इसी तरीके की होती है क्लास। क्लास इज़ द ब्लूप्रिंट। क्लास एक आर्किटेक्चर है कि आपको उसका घर मतलब ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना है, राइट? तो क्लास को आप किससे बना सकते हो? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को आप किससे बना सकते हो? क्लास से। ओके। इसी तरीके का जैसे हमारा आर्किटेक्चर बनाता है किसी भी घर के लिए, और उसे एक ही आर्किटेक्चर से आप कई घर बना सकते हो। सेम इसी तरीके से हम एक क्लास बनाते हैं, मतलब एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि किस तरीके से हमारे कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए। और उसी एक ही क्लास के अंदर हम काफी सारे घर मतलब कि उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो दिस इज द एनालॉजी जहां पर हमें ये समझ में आएगा कि हम एक ही आर्किटेक्ट से या फिर एक ही आर्किटेक्चर से, एक ही ब्लूप्रिंट से कितने सारे घर बना सकते हैं, कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब देखो, मैंने आपसे बोला एक सिंपल आर्किटेक्चर है किसी भी घर का, पर हमको नहीं पता कि घर किसका होने वाला है। लाइक मेरे पास इस तरीके का एक आर्किटेक्चर बन के आ गया, फाइन। ओके। अब इसमें मेरे को इसने डिफरेंट डिफरेंट यू सेगमेंट्स बन रखे हैं कि लाइक इस जगह पर ये होना चाहिए, इस जगह पर ये होना चाहिए। अब दिस इज द मैप, किस जगह पर क्या होगा। अच्छा, मैंने बोला कि इससे मेरा एक हाउस बन गया, फाइन, बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अच्छा, इसी से मुझे एक और हाउस बनाना है, भाई वो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इससे मुझे एक और हाउस बनाना है, वो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिस इज द जनरल टर्म, दिस इज द ब्लूप्रिंट जिससे आप इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। इसी तरीके से हमारी क्लास काम करती है। हमें क्लास को एक बार डिफाइन करना है और उसके हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब क्लास बनाने के लिए सिंपली हमें करना क्या होता है, इसका एक सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स को समझो। क्लास बनाने का सबसे सबसे सिंपल सिंटैक्स है कि आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है क्लास। क्लास के बाद आपने जो भी उस क्लास का नाम है, लाइक मैंने कहा कार, इस तरीके से सेमी कॉलन लगाना है, कॉलन लगाना है। फिर आफ्टर दैट आपने क्या करना है कि सिंपली इसको पास कर दो। मैंने एक एम्प्टी बनानी है फिलहाल, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अब जब मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो जिस इस तरीके से मैंने क्या बना दी, इसकी मैंने क्लास बना दी। अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंपल मुझे क्या रखना है, सी। और ये फिर मैंने ये बना दिया ऑब्जेक्ट, तो सी इज द ऑब्जेक्ट। ये मेरा सी क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस तरीके को मैं अगर करता हूँ कि लाइक ये मेरा क्या बन चुकी है, ये मेरा बन चुका है ब्लूप्रिंट, मतलब मेरा आर्किटेक्ट। फाइन, इससे मुझे डिफरेंट कितने भी घर बनाने हैं तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वो घर हो गया। अब चलिए इसका जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। सो अब हम यहाँ आ चुके हैं जहाँ पर देखो ये इसका एक कोड है। इसमें क्या लिखा है, ब्लूप्रिंट क्लास। ये हमारी क्लास बन चुकी है जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्लास एक कार लिखा, जैसे कि मैंने आपको सिंटैक्स बताया था। आफ्टर दैट मैंने कर दिया पास। पास का मतलब मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। ओके। फिर हमने क्या बात, अब हमें एक्चुअल थिंग्स कैसे बनानी है वो हमने इस तरीके से बना ली। लाइक माई कार से करने से माई कार मेरा एक एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। योर कार इज द सेकंड ऑब्जेक्ट। अब हमें सिंपल देखो, मैं अगर इसको थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करता हूँ, लाइक कोडिंग एग्जांपल यूजिंग द आर्किटेक्चर हाउस एग्जांपल, है हाउस मेथड। इस तरीके से हमने कहा। आफ्टर दैट मैंने किया क्या, क्लास आर्किटेक्चर के नाम से मैंने क्लास बनाई। एंड बनाने के बाद मुझे सिंपली क्या लिख दी, पास। या फिर मैं लिखता हूँ लाइक मैंने यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन दे दिया और उसके अंदर मैंने लिखा हाउस। एक मिनट, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली ये देता हूँ डेफ प्रिंट हाउस इज रेडी, फाइन। अच्छा, ये करने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस तरीके से जाना है हाउस। हाउस के बाद मुझे क्या देना है, आर्किटेक्चर। इस तरीके का मुझे ये बना देना। यू विल सी मेरी ये क्लास बन चुकी है, मतलब मेरा हाउस रेडी हो चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पर दिया वन हाउस, देन वन हाउस इज रेडी आफ्टर। फिर मैंने यहाँ पर दिया लाइक हाउस टू। अब मेरा सिंपली मुझे फिर से जाना है और आर्किटेक्चर के नाम से क्या बनाना है, इसका एक ऑब्जेक्ट। एंड यू विल सी फिर से दोबारा आएगा, मेरा हाउस क्या है, हाउस टू क्या हो गया, मेरा रेडी हो गया। एंड आफ्टर दैट अगर मैं फिर से लिखता हूँ हाउस थ्री, लाइक हाउस थ्री इज इक्वल टू आर्किटेक्चर, एंड यू विल सी मेरा तीसरा हाउस भी रेडी हो चुका है। अब देखो, मुझे सिंपली इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने क्लासेस को डिफाइन कर दिया, मैंने अपने हाउस को डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर दिया। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इस कोड को समझते हैं। इस कोड के अंदर ये जो चीज है, ये जो पार्ट, ये वाला पार्ट, फाइन, ये वाला पार्ट, दिस इज द डिफाइनिंग द क्लास।
कि हमने अब क्लास को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अच्छा, और ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। फाइन, इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट्स बनाना है। सो दोबारा से सुन लो, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर कुछ भी चीज ऐसी कसर नहीं छोड़ूंगा जिससे कि आपको दोबारा इसको, इट मीन्स आपके दिमाग में भी अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो भी खत्म हो जाए। आफ्टर दैट देखो, क्लास क्रिएट करने का सबसे सबसे सिंपल तरीका, आपने सिंपल लिखना है क्लास, क्लास के बाद उस क्लास का नाम। यहाँ पर कार हो सकता है, अगर कार नहीं होना होता तो जो भी आप रखते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी, लाइक मैंने कहा आर्किटेक्चर वाले एग्जांपल से ही समझिए। आप यहाँ पर आर्किटेक्ट भी लिख सकते हैं, और सिंपली उस फंक्शन को मैंने पास करवा दिया। पास करने का एक तरीके की टेक्निक है जहां पर हमारे फंक्शन में अगर हम कुछ भी नहीं रखते हैं तो वो बिना किसी एरर के, बिना किसी लाइक फेलियर के वो वहां पर पास हो जाएगा। इट मीन्स वो वहां से चल जाएगा, रन कर जाएगा। अच्छा, अब इसका मुझे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो सिंपली मैं करूंगा क्या, मुझे यहाँ पे लिखना ए इक्वल्स टू आर्किटेक्ट। मुझे इस क्लास के अंदर क्या करना है, सिंपली इसको इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना देना है, इस तरीके से। दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड दिस इज द क्लास डिफाइनिंग। दोबारा से सुनो, ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं कि लाइक सिंपली आपने कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट का नाम रखना है वो रखिए। आफ्टर दैट आपको उस क्लास के बाद एक ब्रैकेट लगाना राउंड ब्रेसेस, और ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, सो दिस इज द डिफाइनिंग द क्लास। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है कि आप देखो, अब तक मैं जहां तक जानता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफाइनिंग द क्लास हमने कुछ इतना खास पढ़ा भी नहीं है जो आपको कंफ्यूजिंग लगे। हमने सिंपल ये देखा है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और क्या तरीका होता है उनको इम्प्लीमेंट करने का। तो सिंपली आप समझ के होंगे पाइथन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि क्लास कार ये हमारी क्या होगी, एक क्लास हो गई। पास फंक्शन इज फॉर एम्प्टी क्लास, मतलब एम्प्टी क्लास को बनाने के लिए, एंड आफ्टर दैट माई कार का यूज करना है आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट बने, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बने हैं, पहला माई कार और सेकंड वन इज योर कार। तो दिस इज द टू ऑब्जेक्ट जो कि हमारे एक सिंगल ब्लूप्रिंट से बन गए हैं। दोबारा से समझो, आर्किटेक्ट वाला एग्जांपल मतलब हम इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एक आर्किटेक्चर से, हम एक एक हाउस के मैप से, एक आर्किटेक्चर से जिसमें सारी चीजें पहले से ही प्लान है कि कौन सा कमरा कहाँ बनने वाला है, कौन सा हॉल कहाँ बनने वाला है, उसी तरीके से हमारी एक क्लास के अंदर बिहेवियर क्या रहेगा, क्या क्लास के अंदर सिक्योरिटी कितनी रहेगी, उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं, उस क्लास का बिहेवियर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। इस एक ब्लूप्रिंट से हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। दिस इज द मेन कंसेप्ट। फाइन, एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जिसमें हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की और मेथड्स की। अब आपने वेरिएबल्स पढ़े, आपने फंक्शंस पढ़े। इन्हीं वेरिएबल्स का और फंक्शंस का एक नया नाम है। उस वेरिएबल को हम क्लासेस के अंदर, लाइक उप्स के अंदर हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। लाइक आपने कितने एट्रीब्यूट्स आपने यहाँ पर डिफाइन किए हैं, उसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स रहने वाले हैं। एट्रीब्यूट्स आर द सिंपल प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला आपने कार बनाया, ठीक है, कार बनाई। कार के अंदर क्या क्या उसका कलर रहेगा, कार के अंदर क्या उसकी वैल्यूज रहेंगी, लाइक कार का मॉडल क्या होने वाला है, कार के अंदर लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लाइक लग्जरी क्या रहेगी, मॉडल नंबर क्या रहेगा, कार का नंबर क्या रहेगा, है ना, कार की लाइक स्पीड कितनी रहेगी मैक्स। तो दीज आर द वेरिएबल्स जिसको हम एग्जैक्टली बोलेंगे वेरिएबल, बट वो उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट सिंपल हम एक तरीके से बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास, द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लूप्रिंट। फाइन, these are the property of the blueprints, property of the blueprint। तो प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लूप्रिंट हमारे ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करने वाले हैं उनकी एग्जैक्ट में प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। जैसे व्हीकल आपने क्लास बना दी, या फिर अपने कार एक क्लास बना दी, कार के बाद आपने जो भी कुछ उसका नाम दिया, लाइक माई कार। अब माई कार की एग्जैक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है वो कौन बताता है, वो हमारे एट्रीब्यूट्स बताते हैं। right? अच्छा, जिसको हम एग्जैक्टली देखा जाए तो वो वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स का एक नया नाम जो कि मैंने बताया उप्स में दिया गया है, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। उसी तरीके से हम एक फंक्शन के अंदर जितने भी, लाइक एक क्लास के अंदर हम जितने भी फंक्शंस बनाते हैं उस सभी फंक्शंस को उप्स के अंदर मेथड बोला जाता है। ओके, दोबारा से सुन लो, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। जितने भी वेरिएबल आपके क्लास के अंदर, फंक्शंस के अंदर डिफाइन होंगे उनको हम बोलेंगे एट्रीब्यूट, और जितने भी फंक्शंस बनाए जाएंगे किसी भी क्लास के अंदर उनको हम बोलेंगे मेथड्स। दोबारा से, वेरिएबल्स जितने भी डिफाइन होंगे उनको एट्रीब्यूट, और जितने भी फंक्शंस डिफाइन होंगे उनको मेथड। दिस इज द सिंपल एंड मेन कंसेप्ट ऑफ दिस एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। अब हम सब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
एट्रीब्यूट मतलब वेरिएबल्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कार, कार की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कार की स्पीड क्या है, फाइन, और कार का कलर क्या है, फाइन, कार का मॉडल क्या है, मॉडल, और जिसकी कार है अकाउंट होल्डर का नंबर क्या है, कार होल्डर का नंबर, कार होल्डर का नेम क्या है। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स जो हमारे वेरिएबल की तरह ही डिफाइन किए जाएंगे, बस उसका नाम बदल करके हमने एट्रीब्यूट दे दिया किसके अंदर, उप्स के अंदर। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके ब्याह पर हम ये डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्टली हमारे उप मतलब ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। ये हमारा बताता है बिहेवियर और बिहेवियर्स एंड एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। जैसे मैंने बोला कार, कार का क्या साउंड है, फाइन, और लाइक कार की हम कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं। लाइक मैं अगर सिंपली बोलना चाहूँ कार का क्या साउंड है, कार कितनी स्पीड में जा सकती है, मैक्स स्पीड क्या होगी, वो हम फंक्शन बना सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे। जैसे कि अगर अभी एग्जांपल लेता हूँ एनिमल वाला। अब एनिमल के क्या हो सकते हैं, एनिमल साउंड क्या करता है, ये एक फंक्शन है। एनिमल का कलर क्या है, ये एक फंक्शन है। ये इसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। बट कार की साउंड हम एक मेथड बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। इसी तरीके से एनिमल की बात मतलब एनिमल का साउंड या फिर एनिमल का कलर। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को और वेरिएबल्स को सिंपली हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और मेथड्स को हम फंक्शन बोलते हैं। जितने भी वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं उनको एट्रीब्यूट्स, और जितने भी फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं उनको मेथड्स। तो दीज आर द सिंपल एंड मेन टू थिंग्स इन द उप्स। दिस इज द बिहेवियर, जो क्या बताता है, बिहेवियर बताता है, और एक्शंस बताता है किसके, ऑब्जेक्ट्स के, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा परफॉर्म कर सकता है। आगे सिंपल समझ में। अच्छा, इसको और तरीके से समझेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की, है ना। उससे पहले मैं आपको एक कोड कोड करके दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर होता क्या है। सो अब हम बात करते हैं, लाइक दिस इज द कंस्ट्रक्टर, है ना। अब हम बात करते हैं इधर, लाइक आपने क्या बनाया, आपने कार बनाई। मैं क्या करता हूँ, उसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और इस स्क्रीनशॉट को मैं आपको वहां चल के समझाता हूँ। मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, फाइन। कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब ये थोड़ा सा साइज बड़ा होगा, तो मुझे इसका साइज क्या करना पड़ेगा, adjust। या तो आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो अब देखो, इस वाले फंक्शन की मैं बात करता हूँ, फाइन। अब मैं इसकी देखो, मैं इसको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक आपने ये क्या किया, ये आपने क्या किया, डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया, क्लास को, डिफाइन क्लास। अब ये वाली जो चीज है ना, ये आपने बनाया इसका कंस्ट्रक्टर। राइट, अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ये एक ऑटोमेटिकली रन होती है एक टेक्निक या फिर एक मेथड बोल सकते हैं, जो कि हमारी हम कॉल भी नहीं करते फिर भी वो होना उसका कंपलसरी है। अब हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है, एनालॉगी के थ्रू समझे तो कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, कंस्ट्रक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस कोड के अंदर हम जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हमें इनिट फंक्शन को लगाना मैंडेटरी है। अब इनिट फंक्शन को लगाना क्यों मैंडेटरी है, वो भी हम समझेंगे। फिलहाल हम इसका जो कंसेप्ट है मेन वो समझते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले हमने लिखा है डेफ इनिट सेल्फ नेम मॉडल। इसमें वो वाले यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे जिन आर्ग्यूमेंट्स को हम यहाँ पर एज अ प्रॉपर्टी या फिर एज एट्रीब्यूट हम डिफाइन करने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिखा सेल्फ डॉट नेम, जिसमें हमने कार का नेम रख दिया, है ना। अच्छा, इसके बाद हमने बात करी सेल्फ डॉट मॉडल, जिसमें हमने कार का मॉडल रख दिया जो भी कुछ होने वाला है। एंड आफ्टर दैट हमने क्या करना है, इस नेम को और मॉडल को यहाँ पर इनपुट करा देना है। ओके, अब दूसरी चीज कि हम सेल्फ को कॉल नहीं कराएंगे। ओके, यहाँ से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट फॉर बिगिनर बट इट इज मोस्ट असेंशियल। असेंशियल का मतलब क्या है कि वेन एवर जब भी हम किसी भी क्लास को बनाते हैं, वेन एवर we make any class we make any class, it is compulsory that it is compulsory that constructor automatically run, that constructor will automatically
रन। मतलब जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली रन होना कंपलसरी होता है। अब कंस्ट्रक्टर जो INIT और सेल्फ है, ये क्या चीज है? ये जब भी कोई इसमें लाइक कोई भी बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस भी प्रोग्रामर हो इन पाइथन, वो हमेशा इस चीज में कंफ्यूज रहता है कि कंस्ट्रक्टर हमें एग्जैक्टली बनाना क्यों है। और हम जब इसको कॉल नहीं करते, जैसे हमारा एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर सिंपली एक, आप एक तरीके से ये समझिए एक फंक्शन है, फाइन, जिसको आप कॉल नहीं भी करोगे वो फिर भी कॉल होगा। ओके, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विच रन्स ऑटोमेटिकली। दोबारा से सुनो, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विच रन्स ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली रन होना उसका कंपलसरी है। अच्छा, अब इसके अंदर बात, इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है? आप सिंपली आप लिखोगे डेफ, फाइन, दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। आपने लिखा डेफ, डेफ का मतलब क्या है? ये एक फंक्शन है। फंक्शन के बाद दो अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद INIT, INIT का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, है ना? उसके बाद हमने लिखा सेल्फ, सेल्फ के बाद अगर हमने उसमें कोई आर्ग्यूमेंट देने हैं या हमने उसमें कोई एट्रीब्यूट सेट करने हैं तो फिर नेम और मॉडल, इस तरीके से हमने दो यहाँ पर दे दिए विद द यूज ऑफ कार। अच्छा, अब इसने ऑटोमेटिकली क्या बनाई थी? क्लास कार बनाई थी। इस क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को बनाना, इट मीन इसका रन होना कंपलसरी है, सो हमें इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, बनाने के बाद ये जो डबल स्कोर अंडरस्कोर और INIT लिखा है, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज। क्या हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइज। इनिशियलाइज ये एक स्पेशल मेथड है। क्या है? एक स्पेशल मेथड। इट इज अ स्पेशल मेथड, फाइन, दैट रन्स ऑटोमेटिकली, जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है द मोमेंट यू क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट इज इट्स एट्रीब्यूट। फाइन, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को बनाओगे, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाओगे, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये चीज, ये ये कंस्ट्रक्टर, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन करेगा। अब वो रन क्यों करता है, उसको हम एक एनालॉजी के थ्रू समझेंगे, है ना? अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो सेल्फ लिखा है वो क्या चीज है। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट द करंट इंस्टांस ऑफ द क्लास। लाइक आपकी क्लास क्या एग्जैक्टली उस टाइम पर जिस ऑब्जेक्ट को कैरी करके चल रही है, उसके इंस्टांस को, उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट अलाउ द कोड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन योर कार कलर्स एंड माई कार कलर्स। जैसे कि अब मैं इसको समझाता हूँ यहाँ से। हम्म इसको एज करता हूँ। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, देखो, एनालॉजी के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमने कहा आपने एक जिम ज्वाइन की है, जिम और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने सबसे पहले आप गए जिम में, जिम में जाने के बाद आपके पास एक काम है, सबसे पहला काम, कि आप जाओगे, आप जाने के बाद आपने क्या करवाया? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया इट मीन्स आप उसके मेंबर हो। अच्छा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो आप उसके मेंबर नहीं हो, सिंपली। आप जब भी किसी जिम में जाते हो, आपका सबसे पहले का काम क्या है? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना, सो दैट उस क्या नाम है, उस जिम का आप एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल या एक कहे तो लीगल मेंबरशिप आपको मिल जाए। इसके लिए आप क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपको मेंबरशिप मिलती है, आप वहाँ की मशीन्स को यूटिलाइज कर सकते हो, फाइन। आप वहाँ पर अगर लाइक जो भी जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट या फिर मैं जो भी इक्विपमेंट्स उसमें रखे हुए हैं, उन सारे इक्विपमेंट्स को आप वहाँ पर जाकर के यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इट मीन्स आप एक सिंपल एक तरीके के एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो कि सिंपल आप आ रहे हो, जा रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता कि आप एग्जैक्टली मेंबर हो या नहीं हो। इसी तरीके से आप सबसे पहले आप अपनी जिम में गए, आपने जाने के बाद कहाँ पर गए? आप रजिस्ट्रेशन करवाए। ओके, आप गए जिम में, हमें सारी प्रोसेस को एक तरीके का टेबल में लेकर के आते हैं। आप गए जिम में, जिम में जाने के बाद आप गए कहाँ पर? रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, फाइन, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, किसके लिए? अपना फॉर्म फिल कराने के लिए। आपने वहां जाकर के क्या किया? एक फॉर्म फिल किया, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया। ये एनालॉजी है, दोबारा समझो, ये एनालॉजी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया एंड आफ्टर दैट आपका आईडी कार्ड आपको मिल गया। आईडी कार्ड, अब आप क्या बन चुके हैं? एक लीगल, आप क्या बन चुके हो? कि एक लीगल मेंबर। अच्छा, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट और क्लास के साथ रिलेट करना चाहूँ, मैं बोलूँ जिम हमारे लिए क्या है? जिम हमारे लिए एक क्लास है, फाइन। अब ये जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है ना, ये जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है, इसी को मैं बोलता हूँ कंस्ट्रक्टर। क्या करता हूँ? कंस्ट्रक्टर। और ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये हमारा किसका काम करता है? सेल्फ का, फाइन।
अब इस कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए आपने सिंपली किसका यूज किया, INI, ठीक है, मतलब आपने इनिशियलाइज किया। ओके, इस तरीके से अपना सेल्फ क्या है हमारे लिए, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब जब भी आप उस जिम में घुसोगे, आप अपने एक लाइक आपने जो भी फॉर्म फिल किया होगा, वो आपको डिस्टिंग्विश करेगा कि आप एक अलग मेंबर हो, आपका नाम राहुल है, फिर एक उस दूसरे पर्सन का लाइक जिसका नाम श्याम हो या फिर कुछ भी हो एग्जैक्टली, उसको अलग डिस्टिंग्विश करेगा कि ये श्याम है, ये इसका अलग मेंबर है और आप इसके अलग मेंबर हो। किसके किसके थ्रू आप डिस्टिंग्विश होगे, उस फॉर्म के थ्रू। इसी तरीके से हमारी क्लास क्या करती है, एक इनिशियलाइज नाम का एक कंस्ट्रक्टर नाम की एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाती है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो व्हेन वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, वो करती क्या है, सिंपल उस ऑब्जेक्ट का एक फॉर्म फिल करती है। इट मीन उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है कि आपका नाम, ये जो भी आप ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं एग्जैक्टली वो है, और दूसरे वाले का नाम दूसरा ऑब्जेक्ट है। और सेल्फ काम क्या करता है, उस करंट स्टेट में जो भी हम ऑब्जेक्ट को हम बना रहे होते हैं, उसकी करंट स्टेट में उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर हम आकर के देखते हैं, हम किसी भी जिम में गए, जिम में जाने के बाद हम उसकी रजिस्ट्रेशन डेस्क पे गए, वहां जाने के बाद हमने एक फॉर्म फिल किया। अब उस फॉर्म के थ्रू ही तो डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि मेरा नाम राहुल है, आपका नाम श्याम है ना, आपका नाम फलाना है, आपका नाम फलाना है। किसके थ्रू हमने पता किया, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू। अब इस सारी चीज को रखने के बाद आपने बना दिया अपना आइडेंटिटी कार्ड। तो ये पूरी प्रोसेस ना जो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे होती है जिनके अंदर, वो काम हमारी क्लास के अंदर करता है हमारा कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसी तरीके से हुआ क्या कि जैसे ही मैंने एक कार बनाई, कार के बाद जैसे ही मैंने ये सी नाम का इसमें क्या बनाया, एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को किसने, या फिर इस ऑब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन किसने किया, इस कंस्ट्रक्टर ने इस ऑब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया। इस क्लास को बताया कि भाई आपके नाम से एक ऑब्जेक्ट, आपकी ब्लूप्रिंट को यूज करके एक ऑब्जेक्ट अपना खुद की कार बना रहा है, या फिर खुद के कार का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है जिसका नाम है सी। फाइन। अब इस ऑब्जेक्ट को लाइक सी को और डी, मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अब सी और डी में डिस्टिंग्विश कौन करेगा, ये सेल्फ। सेल्फ बताएगा कि एट द करंट स्टेट ऑफ टाइम मैं सी को प्रेजेंट करूंगा, या फिर मैं डी के नाम से जो भी नई कार बनाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया टाटा, टाटा सफारी की बात करता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया टाटा सफारी, और एग्जैक्टली जो भी कुछ इस सी और डी को जो डिस्टिंग्विश करेगा, वो हमारा होगा फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि फिल हो चुका है। वो कौन बताएगा, सेल्फ। सो सेल्फ इज अवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड दिस कंस्ट्रक्टर इज द रजिस्टरिंग डेस्क, रजिस्ट्रेशन डेस्क। और जिम हमारे के लिए क्या हो गई, वो क्लास हो गई। सो इसी तरीके से हमारा जो सिंपली कंस्ट्रक्टर होता है, वो हमारी एक आइडेंटिटी बनाने में, जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें एक मेथड की नीड होती है, जिससे कि हमारी क्लास को पता पड़े कि हाँ भाई तुम्हारे नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। और सेल्फ का ना काम क्या है, सेल्फ सिंपली ये बताता है कि एट द करंट स्टेट ऑफ टाइम मैं किस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दोबारा से इसकी एक डेफिनेशन देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ये एक स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है, कब, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं। फाइन। दोबारा से समझो, ये एक स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली रन करता है, कब, जब हम किसी भी मेथड के एट्रीब्यूट्स को बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स को, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। दोबारा से, रन ऑटोमेटिकली द मोमेंट यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रन होता है, उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। लाइक सिंपली, जैसे कि एक कार है, कार की एक हमने सी और डी नाम के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसकी क्या लाइक आइडेंटिटी होने वाली, वो कौन बताएगा, इनिशियलाइज लाइक डेफिनेट हमारा कंस्ट्रक्टर बताएगा। और सेल्फ क्या करता है, उस कार की एक प्रेजेंट लाइक एट द करंट स्टेट ऑफ टाइम क्या कार, कौन सी कार को या फिर कौन से ऑब्जेक्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बताते हैं। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई एग्जाम्पल या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी देने को तैयार हूँ। आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, देखो इस स्टेटमेंट को सुनो। यू विदाउट अ कंस्ट्रक्टर, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन डेस्क और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस रजिस्ट्रेशन डेस्क पे ही आपको फॉर्म मिलेगा। तो सिंपली विदाउट अ रजिस्ट्रेशन डेस्क यू वुड बी अ ब्लैंक ह्यूमन। आप एक ब्लैंक आदमी की तरह घूम रहे होगे, वेंडरिंग अराउंड द जिम, जिम के अंदर, विद नो नेम और नो आईडी कार्ड। मतलब आपके पास कोई आईडी कार्ड नहीं होने वाला, आपके पास कोई नाम नहीं होने वाला, आप सिंपली एक ऐसे व्यक्ति होगे जो भी किसी भी जिम में गया आया, किसी को कुछ नहीं पता पड़ा कि एग्जैक्टली आप हो कौन। तो जब आप उस फॉर्म को फिल कर दोगे, आप उस डेस्क पे पहुंच जाओगे, मतलब आप क्लास के अंदर जब इनिशियल
लाइक डेफिनेशन है उस कंस्ट्रक्टर पे पहुंच जाओगे, वहां जाकर के अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगी उसके ब्लूप्रिंट की। लाइक उस ब्लूप्रिंट को यूज करके आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ये एक प्रोसेस है सिंपल, जो कि ऑटोमेटिकली रन होती है, आपको रन करने की नीड नहीं पड़ेगी। कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे अपना, तब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, तभी ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। द कंस्ट्रक्टर एनफोर्स, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एनफोर्स करता है किस चीज को, कंस्ट्रक्टर एनफोर्सेस एवरी मेंबर, हर मेंबर के पास एक नाम हो, एक एज हो, फ्रॉम डे वन, पहले दिन से हर मेंबर के पास एक नाम एक एज हो, उसका एक आईडी प्रूफ हो। ये कौन एनफोर्स करता है, हमारा कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी चीज कि लाइक हम सेल्फ को छोड़कर अपने कंस्ट्रक्टर में अगर हमने दो एट्रीब्यूट्स को यहाँ लिखा है, लाइक दो आर्ग्यूमेंट्स को अगर हमने यहाँ पर लिखा है, नेम और मॉडल, तो हमें जब भी अपनी कार का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स ही देने पड़ेंगे। इट मीन्स if constructor has if constructor have two arguments apart from apart from apart from self, then then you have to insert two arguments while creating the object, दोबारा से सुन लो। अगर आपके अपने कंस्ट्रक्टर में दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, नेम और मॉडल, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आपको उसका नेम और मॉडल रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर इस तरीके से आपका कोई भी फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर मान के चलो 10 कॉलम्स है, तो जब भी आप अपना फॉर्म भरोगे, आप अपना फॉर्म बनाओगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको 10 कॉलम्स में वैल्यू भरनी पड़ेगी। उसी तरीके से जब भी ये हमारा क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर किसका काम करता है, कंस्ट्रक्टर काम करता है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। फाइन, कंस्ट्रक्टर हमारा किसका काम करता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, दो कॉलम्स है हमारे किसके अंदर, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। तो अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करवाना है, लाइक इस ब्लूप्रिंट के थ्रू आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, तो आपको इसमें दो कॉलम्स ही रखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर चार एट्रीब्यूट्स रखते हो या फिर चार आर्ग्यूमेंट्स रखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार वैल्यू देनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये एरर शो करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। Without a constructor, you would be a blank man wandering around the gym with no name and no ID. The constructor enforces that every member has a name or age from day one. तो अब हम बात करते हैं फोर पिलर्स ऑफ ऊप्स। ऊप के चार पिलर होते हैं, चार पिलर इन द सेंस ये चार कंसेप्ट जिससे हमारी ऊप्स बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अपने इनहेरिटेंस की। फिर हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। अब सबसे पहले हम एनकैप्सुलेशन ही क्यों पढ़ रहे हैं, फिर हम इनहेरिटेंस ही क्यों पढ़ेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म और फिर एब्स्ट्रैक्शन। इस तरीके से पढ़ना ही इसका क्या है, एक एक्चुअल ऑर्डर है। यही इसका एक एक्चुअल ऑर्डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनकैप्सुलेशन, फिर हमको इनहेरिटेंस। और जब भी आप कभी ऊप्स दोबारा से पढ़ें, तो इसी ऑर्डर में पढ़ें, बिकॉज ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कंबाइंड होती जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की, जो कि हमारा पहला पिलर है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, एनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। मतलब क्या है, ये सिक्योरिटी और कंट्रोल को क्या करती है, इंश्योर करती है। इसमें लिखा है हाइडिंग द सेंसिटिव इनर वर्किंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ओनली एक्सपोजिंग व्हाट इज नेसेसरी। दोबारा से समझो, ये क्या करता है, हाइड कर देता है सेंसिटिव इनर वर्किंग को। लाइक हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, या फिर हमारी इनर वर्किंग किस तरीके से हो रही है, उसको हाइड करके, और वही शो करता है ओनली एक्सपोजिंग व्हाट इज नेसेसरी। और केवल वही दिखाता है जो चीज हमारे लिए या फिर जो चीज एंड यूजर के लिए नेसेसरी है। इट प्रिवेंट एक्सटर्नल कोड फ्रॉम मैसिंग अप विद इंटरनल कोड। ये क्या करता है, हमारे एक्सटर्नल कोड को, जितना भी हमारा एक्सटर्नल कोड लिखा जाता है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है मैसअप होने के लिए विद द इंटरनल कोड। मतलब हमारा हमने इंटरनल जितना भी कोड लिख रखा है, वो हमारे एक्सटर्नल कोड के साथ मैसअप ना हो जाए, सो दैट इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनकैप्सुलेशन, जिसका यूज करके हम इस तरीके के लाइक टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा कोड, जो कि हमारा एक्सटर्नल कोड, जो हमारा सेंसिटिव डेटा है, वो हमारा बाहर के नॉन सेंसिटिव डेटा के साथ मैच ना कर जाए। अब वो कैसे, समझिए। आप जब भी एक बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, बैंक अकाउंट, फाइन, तो आप काफी चीजें आप वहां पर बताते हैं, जैसे कि लाइक आपका बैंक का बैलेंस कितना है, फाइन, आपके बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर, आपके बैंक का लाइक पिन क्या है, पिन नंबर, है ना। आपके बैंक का मतलब अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट होल्डर, लाइक मैंने अगर कहीं पे भी अपना अकाउंट खुलवाया, तो वहां पर आई एम द अकाउंट होल्डर नेम, सो आई एम द अकाउंट होल्डर, सो मेरा जो नाम होगा वो अकाउंट होल्डर का नाम होगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हम अकाउंट नंबर की।
वो हमने देख लिया। आफ्टर दैट इसकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लाइक क्या आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस सबको पता पड़े? नहीं। तो दिस इज अवर सेंसिटिव डेटा। अच्छा, आप चाहते हैं अकाउंट नंबर किसी को पता पड़ जाए? हाँ, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि अगर किसी को पैसे भी भेजने होंगे तो वो सिंपली आपका अकाउंट नंबर के थ्रू ही भेजेगा। तो दिस इज नॉट सो सेंसिटिव, बट ये सेंसिटिव है, बट इतना ज्यादा नहीं कि हम उसको हाइड करें। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ पिन। क्या पिन आप किसी को बताना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को भी पता होगा तो वो वहां से पैसे निकाल सकता है। तो दिस इज द सेंसिटिव डेटा। अच्छा, अकाउंट होल्डर का नाम, अगर अकाउंट नंबर पता है तो सिंपली नाम पता होने में भी कोई इतनी ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होने वाली। तो जब भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, अब प्रोग्राम के अंदर हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर हमें किसी को बताना नहीं है तो हम वो चीज उस चीज का एट्रीब्यूट ही ना बनाए, उस चीज का हम लाइक वेरिएबल ही ना बनाए। एट्रीब्यूट और वेरिएबल का मतलब आपको पता है अच्छे तरीके से? दोबारा से चल के देख लेते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेथड्स का मतलब क्या है? बिहेवियर। अच्छा, अगर मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ, आप कोई प्रोग्राम बनाया बैंक अकाउंट का, क्या आप चाहते हैं कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो जो लाइक प्रोग्राम में भी ना रहे? अगर वो मान के चलो, मुझे अपना एक प्रोग्राम बनाना है बैंक अकाउंट का, उसके अंदर मुझे बैलेंस भी रखना पड़ेगा, अकाउंट नंबर भी रखना पड़ेगा, पिन भी रखना पड़ेगा, और अकाउंट होल्डर का नाम। इसके अलावा मुझे ऐसी 50 जो जो चीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी अकाउंट की, किसी भी होल्डर की, मुझे वो सारी रखनी पड़ेंगी। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, क्या मैं उस चीज को अपने प्रोग्राम में से हाइड करने के लिए, लाइक मुझे प्रोग्राम में लिखना तो देखो मैंडेटरी पड़ेगा ही। अच्छा, मैंने यहाँ पर कहा मैंने एक बैलेंस नाम का एक एट्रीब्यूट बना दिया। फाइन, मैंने एक अकाउंट होल्डर के नाम का एक एट्रीब्यूट बना दिया। मैंने एक पिन के नाम का एक एट्रीब्यूट बना दिया। अच्छा, जब मैं इस चीज को बना रहा हूँ एज ए डेवलपर तो ये मेरे सामने तो है, बट क्या मैं चाहता हूँ कि ये सबके सामने जाए? नहीं। तो उस केस में मैं करता क्या हूँ, मैं इन चीजों को लाइक बैलेंस को, अपने पिन को, और जो भी चीज मेरी नेसेसरी है उसको मैं क्या कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? हाइड कर देता हूँ। अब हाइड कैसे किया जाता है? हाइड करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसमें से मिटा दिया कोड। हाइड करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसमें से कोड को मिटा दिया। राइट? अब हाइड करने का सिंपली मीन ये है कि आप क्या करोगे, आप उस चीज को प्राइवेट और प्रोटेक्ट कर दोगे। प्राइवेट और प्रोटेक्ट का मतलब लाइक मैं सिंपली बात करूं, तो आप उसको क्या करोगे, एक ऐसी जगह पर लोकेट कर दोगे जिससे कि उस चीज को कोई छू ना पाए। यही तो तरीका है। हाइड करने का मतलब क्या है? अगर मैंने बोला कि मुझे इस पेन को हाइड करना है, तो पेन को हाइड करने का सिंपली मीन क्या है? या तो मैं उसको हटा करके किसी ऐसी जगह पर रख दूं जहां से कोई एक्सटर्नल बंदा, एक्सटर्नल बंदी आकर के इस पेन को बाहर ना निकाल पाए। तो दिस इज द मेथड, हम जिससे कि अपने प्रोसेस को या फिर अपने एट्रीब्यूट्स को या फिर अपने वेरिएबल्स को हाइड कर सकते हैं। क्या? कि हम उस चीज को उठा करके एक ऐसी जगह पर रख दें, कुछ ऐसे लॉक के अंदर, जहां पर उसको कोई मतलब एक्सेस ना कर पाए। अब ये प्रोग्राम्स के अंदर किस तरीके से किया जाता है हम वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक एनालॉजी को। एनालॉजी का मतलब क्या है कि हमने दवाइयाँ खाई हैं। अच्छा, दवाइयों के अंदर हमने एक कैप्सूल नाम की, मतलब एक कोई भी कैप्सूल्स आते हैं, उस कैप्सूल को खाया है। तो क्या आपने कभी ऐसा किया कि कैप्सूल को खोलकर देखना है कि मुझे उसके अंदर क्या दवाई है? नहीं। आपने सिंपल क्या किया, कैप्सूल को लेकर के खा लिया। इट मीन्स आपको क्या पता है कि कैप्सूल का कलर क्या है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नॉन सेंसिटिव है। आपने देखा कि कैप्सूल प्लास्टिक का है, एग्जैक्टली वो प्लास्टिक नहीं होती है, वो अलग अलग एक मतलब अलग सब्सटेंस है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम कैप्सूल की देखते हैं कि लाइक वो कैप्सूल आपने सिंपली क्या देखा, उसका कलर क्या है, किस मटेरियल का बना है, किस शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, दोनों तरफ से राउंड है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज, इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके के एट्रीब्यूट्स एक नॉन सेंसिटिव डेटा होते हैं जिसको छुपाने की हमें कोई नीड नहीं है। अच्छा, उसके अंदर क्या रखा गया है, किस तरीके की दवाइयाँ हैं, क्या वो पाउडर फॉर्म में है, क्या वो क्रिस्टल फॉर्म में है, वो चीज़ हमें नहीं पता, क्योंकि वो हाइड कर दी गई है, हमसे छुपा दी गई है। सिंपली हम करते क्या, उस कैप्सूल को निकालते हैं, निकल जाते हैं, खा लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास होते हैं प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स के अंदर जो हमारी सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम अंदर रख देते हैं छुपा करके, और जो हमारे लिए नॉन सेंसिटिव डेटा होता है उसको हम बाहर रख देते हैं, ताकि उसको नॉर्मली कोई भी देख सकता है और एक्सेस कर सकता है। फाइन, उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यू स्वेलोड द कैप्सूल, जो कि हमारे लिए पब्लिक इंटरफेस है, जिसको हम कोई भी देख सकता है, और इसको हम बोल सकते हैं नॉन सेंसिटिव डेटा। फाइन, नॉन सेंसिटिव डेटा। बट यू डोंट टच द केमिकल पाउडर, आप उसके प्राइवेट डेटा को हाथ भी नहीं लगाते। फाइन, क्योंकि वो आपसे छुपा कर रख दिया गया है। तो दिस इज हाउ द एनकैप्सुलेशन वर्क, कि आपने आपके प्रोग्राम में से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको कुछ मेथड्स के थ्रू
हाइड कर दिया जाता है, सो दैट कोई भी और क्लास या फिर कोई भी अदर एक्सटर्नल यूजर या फिर कोई भी एंड यूजर उसको एक्सेस ना कर पाए। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड एनकैप्सुलेशन, जिससे कि आपका कंट्रोल वो आपको प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब सिक्योरिटी की बात हमने समझ ली कि वो क्या करता है, डेटा को हाइड करता है या फिर सेंसिटिव डेटा को हाइड करता है। किसको हाइड करता है? सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा को क्या करता है? हाइड करता है। अच्छा, कंट्रोल की बात करूं तो कंट्रोल किस तरीके से प्रोवाइड करता है कि हमारे वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट करके रख देता है। अब वो किस तरीके से करने हैं वो हम समझते हैं। फाइन, लाइक मैं बात करता हूँ प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। फाइन, अच्छी तरीके से इन चीजों को आप समझ लीजिए, आप उसके मास्टर हो जाएंगे, डोंट वरी। फाइन, और नोट्स वगैरह साथ के साथ बनाते रहिए। तो दिस इज हाउ यू नो। अब देखो, यहाँ पर हमने एनालॉजी समझ ली कि हमने क्या किया, नॉन सेंसिटिव डेटा को पब्लिक कर दिया और प्राइवेट डेटा को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड कर दिया। अब उसके लिए मेथड क्या था, आपने क्या किया, इस डेटा को लाइक इस अंदर वाली लेयरिंग को, केमिकल पाउडर को आपने क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया। प्रोटेक्ट कर दिया, वो किसके थ्रू किया, एक सब्सटेंस के थ्रू। कोई भी एक्स एक्स वाई जेड सब्सटेंस हम बोल देते हैं। आई थिंक ग्लूटानिन होता है वो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। एक्स वाई जेड कोई भी एक सब्सटेंस हो गया या फिर कोई भी एक मेथड हो गया जिसके अंदर हमने उसको एनकैप्सुलेट कर दिया। अच्छा, नाम भी देखो सेम सेम है, एनकैप्सुलेट। एनकैप्सुलेट मतलब कि उसको एज अ कैप्सूल हमने बंद कर दिया। एनकैप्सुलेट, फाइन। कैप्सूल की तरह हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। मतलब इनर जो सेंसिटिव डेटा था उसको हमने अंदर रख दिया, और जो पब्लिक डेटा है, पब्लिक इंटरफेस है, जिसको हम नॉन सेंसिटिव डेटा बोलते हैं, तो हमने बाहर हम ले आए। अच्छा, अब देखो पाइथन के अंदर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राइवेट करने के, उसके कंट्रोल को सेट करने के, उसके एट्रीब्यूट्स के कंट्रोल को सेट करने के लिए दो मेथड्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स को सेट करने के, लाइक हाइड करने के दो मेथड्स हैं। पहला है हमारे पास प्रोटेक्टेड और दूसरा हमारे पास प्राइवेट। अब प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में डिफरेंस क्या है? जब भी हम किसी वेरिएबल को बनाते हैं, वेरिएबल को आपने देखा होगा कि दो तरीके से, सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं, बहुत ही नॉमिनल से बात करेंगे कि लाइक हमने देखा था वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, और या फिर उनके स्कोप दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे लिए लोकल वेरिएबल, अनदर में होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि हमारे फंक्शन के आउटसाइड डिफाइन किए जाते हैं और जिसको हम थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल। अच्छा, लोकल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? जिसको हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बताता हूँ। लाइक लाइक मैं बात करता हूँ लाइक लोकल वेरिएबल, फाइन, लोकल, और जिसको अगर बात करता हूँ ग्लोबल। लाइक मैंने बनाया एक डेफ एक्स के नाम से, फाइन, इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना दिया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिखा इक्वस टू 10। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया इक्वस टू 10, यहाँ पर मैंने लिखा डेफ और एक्स। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना दिया लाइक 20। तो ये जो अंदर बने हैं ना वेरिएबल्स, ये जो अंदर वेरिएबल बने हैं, ये मेरे लिए क्या हो गया, लोकल वेरिएबल। ये मेरे लिए क्या होगा, लोकल वेरिएबल। और ये मेरे लिए क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल जो कि फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं, उसका स्कोप होता है थ्रू आउट द, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसके लिए मैं उसको बोलता है ग्लोबल। अच्छा, लोकल की बात करूं तो वो ऐसे फंक्शन जो कि फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर बनाए जाते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि जैसा मैंने अभी बोला कि फंक्शन के अंदर बनाने वाली वेरिएबल्स का स्कोप होता है थ्रू आउट द फंक्शन, और जो फंक्शन की आउटसाइड वेरिएबल बनते हैं उनका जो स्कोप होता है वो होता है थ्रू आउट द कोड। मतलब एक पूरे कोड के अंदर जितना भी हम लिखते हैं, लाइक मैंने अगर बोला कि लाइक मैंने फिर से फंक्शन बना दिया डेफ वाई, जिसके अंदर मैंने ए इक्वल टू 10 का यूज किया, या फिर मैंने लिखा प्रिंट ए। तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन मेरा थ्रू आउट द कोड जाएगा, मतलब जब तक मैं कोड लिखता हूँ। और ये वाला जो मेरे लिए लाइक हमारा जो वेरिएबल है, ये तब तक जाएगा जब तक ये डेफ कोड हमारा चल रहा है। जैसे ही डेफ कोड खत्म, आपका इसके स्कोप खत्म। अच्छा, मैं अगर ये बात कहूँ कि एक क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, राइट, और इस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। कि आप अगर एक आपने क्लास बनाई या फिर एक डेफिनेशन या फिर एक फंक्शन बनाया किसी भी क्लास के अंदर, तो उस फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस इनहेरिट करती हैं। इनहेरिट का मतलब उसमें से कुछ भी एट्रीब्यूट्स या फिर फंक्शन या फिर मैं बात करूं तो मेथड्स उनको इनहेरिट करती हैं, मतलब उनको यूज करती हैं। अब इस चीज को बचाने के लिए हमारे पास दो तरीके के मेथड है। पहला मेथड हमारे लिए प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है? ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब टेल्स डेव डोंट टच। ये केवल एक वार्निंग है सिंपली। प्रोटेक्टेड का यूज करके भी आप इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं प्राइवेट। प्राइवेट ऐसे वेरिएबल्स है जिसको कोई भी यूज नहीं कर सकता,
और हम इन वेरिएबल्स का यूज करके अपने मोस्ट सेंसिटिव डेटा को हाइड करते हैं। मतलब उसको एक ऐसी जगह पे एक सेफ फोल्डर के अंदर रखते हैं, एक सेफ स्पेस के अंदर रखते हैं जहाँ पे उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता। हाँ, इसका एक कोड है। लाइक देखो, मैंने आपसे बात किया, मैं हम इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोड टू इलस्ट्रेट द एनकैप्सुलेशन इन पाइथन, है ना। मैंने यहाँ पर एक बैंक अकाउंट बनाया, हम उसी की तरह बात करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर मुझे सिंपली देखो, मैंने आपको बताया था ना, दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब आप बैंक में जैसे ही घुसोगे ना, बैंक में आपके पास जाएगा, आपके आपके पास आप किसके पास जाओगे, मैनेजर के पास। मैनेजर आपको भेजेगा एक एम्प्लॉय के पास। अब वो एम्प्लॉय करेगा क्या, आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, आपका अकाउंट नंबर खोलेगा। तो उसको खोलने के लिए ये उसको एक रजिस्ट्रेशन डेस्क प्रोवाइड की हुई, और वहां पर उसने क्या किया, एक सेल्फ नाम की, मतलब कि सेल्फ आपको एक क्या दे दिया, एक टोकन नंबर दे दिया। लाइक तो वो कौन बताया, किसने बताया, सेल्फ ने, कि अब आपका नंबर है भाई। आने के बाद आपने क्या करा, आपने बता दिया उसको बैलेंस, कि भाई मुझे एक अकाउंट खोलना है, और अकाउंट है मेरा, अकाउंट में मेरे कुछ भी एक्स वाई जेड पैसे हैं, 5,000, 10,000, 15,000। अच्छा, अब आप ये पैसे किसी को नहीं बताना चाहते, आपने क्या किया, डबल अंडरस्कोर का यूज किया, और आपने इस चीज को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अच्छा, मैंने फिर क्या करा, फिर मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने लिखा डिपॉजिट, राइट। लाइक जब भी पैसे अपने मुझे जमा करने होंगे, मैं इस फंक्शन का यूज करूंगा, जो मुझे सेल्फ बताएगा, मतलब कि हाँ भाई मेरा ये टोकन नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये लो। और इसको लेने के बाद आप सामने वाले बंदे को पता होगा कि हाँ भाई ये मैं ये मैं हूँ, और दूसरा पर्सन, उसका नाम कुछ और। अच्छा, आफ्टर दैट हमने इसमें अमाउंट दे दी, और करने का हमने कहा, अगर अमाउंट हमारी जीरो से ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, इस सेल्फ, जिसकी भी बात कर रहा हूँ, जिस भी कोड की या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर मुझे क्या करना है, इसको ऐड कर देना है बस। एक्सेस नहीं करना, दोबारा से सुनो, ऐड कर देना है। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, प्रिंट करना डिपॉजिट। फिर हमने क्या करा, गेट बैलेंस के लिए हमने एक और नया बना दिया, और जो कि हमने लिखा रिजल्ट डॉट गेट बैलेंस। अब ये क्या है, ये प्राइवेट है। अच्छा, मैं जैसे ही फिर मैंने क्या किया, अकाउंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल, हमने उसी क्लास का नाम लिख करके, और जैसा कि उसमें यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है, या फिर एक एक एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर मुझे सिंपली एक आर्ग्यूमेंट देना है। मैंने इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया, और यहाँ पर देने के बाद मैंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैंने लिखा अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, मैंने यहाँ पर आकर के क्या दे दिया, इस तरीके से मेरा गेट बैलेंस आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम ट्राई करते हैं प्रिंट करने का, अकाउंट डॉट, और यहाँ पर हम इस वेरिएबल को, लाइक इस एट्रीब्यूट को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। एंड यू से इसने मुझे क्या दे दिया, कि बैक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, मतलब कि हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट एक्चुअल में बना रखा है, बट वो क्या है, प्राइवेट है। रखना पड़ेगा गेट बैलेंस, जो कि क्या है, इस फंक्शन के अंदर या फिर इस क्लास के अंदर ऑलरेडी एक फंक्शन बना रखा है, जिसने उसको क्या कर पाया, लाइक उसने जिसे उसी ने क्या कर पाया, इसको एक्सेस कर पाया। तो दिस इज द प्राइवेसी एंड प्रोटेक्टेड, यू नो, द कंसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। अब हम चलते हैं, और ये एग्जैक्टली हमारे इनमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब हम देखते हैं, लाइक प्रोटेक्टेड वेरिएबल, इट इज अ जेंटल वार्निंग, ये वार्निंग होती है केवल, और जिसमें हम सिंगल अंडरस्कोर का यूज करते हैं, किसका, सिंगल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर। पाइथन डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम टचिंग इट, पाइथन आपको टच करने से उसको स्टॉप नहीं करता है, किसके अंदर, प्रोटेक्टेड के अंदर, जब आप सिंगल वेरिएबल का यूज करते हैं। बट इट पुट्स अ साइन, सेज हे दिस इज फॉर इंटरनल यूज ओनली, crucially subclasses can access it। अच्छा, अब आफ्टर दैट इसने क्या किया, प्राइवेट वेरिएबल, दिस इज द हार्ड बैरियर। ये क्या होता है, हमारे लिए हार्ड बैरियर का काम करता है, इट मीन इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। पाइथन एक्टिवली हाइड द वेरिएबल बाय रीनेमिंग इट इन द बैकग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं नेम मैंगलिंग। अब होता क्या है, इसको एनकैप्सुलेट करने का सिंपल मीनिंग ये है कि इसका वो दोबारा से नाम बदल देते हैं। नाम कैसे बदल देते हैं, लाइक अगर हमने यहाँ पर बनाया था अपना बैलेंस, इस नाम से डबल अंडरस्कोर और फिर बैलेंस, तो वो करता क्या है, इस नाम को चेंज करके एनकैप्सुलेशन करने के लिए, इस नाम को चेंज करके क्या करता है, सबसे पहले अंडरस्कोर लगा करके अपनी क्लास का नाम दे देता है। लाइक बैंक अकाउंट, या फिर जो भी मैंने लिखा है, बैंक अकाउंट, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर लिखेगा बैलेंस। तो दिस इज हाउ ये क्या करता है, आपके पूरे नाम को, इस वाले प्राइवेट वेरिएबल के नाम को चेंज कर देता है अपने क्लास के इस फॉर्मेट में। इसको हम बोलते हैं नेम मैंगलिंग। सब क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस कांट एक्सेस इट, और चाइल्ड क्लासेस को क्या नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकती। अब इसका कैसे है रियल मीनिंग, वो हम तब जानेंगे जब हम चाइल्ड क्लासेस बनाना सीख जाएंगे, और वो हम कहाँ सीखेंगे, इनहेरिटेंस में। ओके, सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और चेक करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों की एनालॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एनालॉजी है फैमिली सीक्रेट्स।
अच्छा, फैमिली सीक्रेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हर फैमिली के कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो उन सीक्रेट्स को 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। लाइक एक फैमिली है, जिसमें हमारे पास 2 क्लासेस हैं, एक पेरेंट क्लास और एक उसकी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास मतलब उसका बेटा। जब फादर उसका मतलब पेरेंट क्लास हो गई, लाइक एक फादर और एक सन। द फादर के पास 2 सीक्रेट है। पहला सीक्रेट ये है कि उसकी एक फैमिली की एक प्राइवेट या फिर एक प्रोटेक्टेड रेसिपी है। जैसे कि कुछ भी हो सकती है, लाइक सॉस वगैरह बनाने की, या फिर मैं कहूँ तो कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी एक रेसिपी। तो उसको मैंने किसमें रखा? प्रोटेक्टेड वेरिएबल में। मतलब कि एक फादर ने क्या किया, अपने बेटे को बताया कि भाई ये एक रेसिपी है, आपको उसको किसी को नहीं बताना। अच्छा, अब हुआ क्या, फादर ने सारी रेसिपी बता दी अपने सन को। सन क्या है, एक सब क्लास है, इस वजह से उसने बता दी। अब क्या हो सकता है कि आपके पड़ोसी वो उस रेसिपी को चुरा सकते हैं, फाइन। क्योंकि वो अपने लाइक उस सन से पूछेंगे और सन ने हो सकता है सन उसको बता दे। तो दिस इज द प्रोटेक्टेड वेरिएबल। इसका मतलब हमने इसका स्कोप कुछ इस तरीके से सेट किया है कि ये एग्जैक्टली आप उसको कोई भी सीक्रेट बताओगे, ये एक वार्निंग तो देगा कि लाइक मुझसे मना किया है मेरे फादर ने बताने को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ दैट सॉस। लाइक उस फादर ने अपने बेटे पे भरोसा करके उसको वो चीज बताई, और उसने वो क्या किया, उसने वो जाकर के नेबर्स को बता दी। तो ये किस केस में होगा? जब हम उसको एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल के अंदर रखेंगे। अच्छा, एक दूसरा सीक्रेट जो है एटीएम पिन। अब फादर ने क्या करा, अपने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि एटीएम पिन बहुत सेंसिटिव चीज है। अगर बेटे ने किसी को बता दी तो उसके पैसे चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, बहुत एक सेंसिटिव पार्ट हो गया। फाइन। तो उसको क्या किया उसने, एनकैप्सुलेट कर दिया। इसको क्या किया उसने, एनकैप्सुलेट कर दिया विद द यूज ऑफ दिस टू वेरिएबल। फाइन। विद द यूज ऑफ दिस टू वेरिएबल, लाइक एक जो जनरल सीक्रेट था उसको उसने प्रोटेक्टेड वेरिएबल बना दिया, और जो एक सेंसिटिव सीक्रेट था उसको उसने प्राइवेट वेरिएबल बना दिया। अच्छा, बिकॉज एटीएम बिजनेस प्राइवेट, ये प्राइवेट होता है, अदरवाइज उसको एक लॉस हो जाएगा। अच्छा, आउटसाइडर की हम बात करें, तो जब बेटा उसके फादर का लाइक सरनेम उसने इनहेरिट कर लिया, बट उसके प्राइवेट लाइक एटीएम जो प्राइवेट होता है उसको उसको नहीं इनहेरिट कर पाया। सो ड्यू टू दैट केस, क्या हम ये उससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कोई आउटसाइडर या फिर नेबर या पड़ोसी उस चीज को एक्सेस कर पाएगा? नहीं। सेम इसी तरीके से होता क्या है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसके अंदर सभी वेरिएबल्स को, लाइक सेंसिटिव डेटा को हम प्राइवेट कर देते हैं, और प्रोटेक्टेड डेटा को हम लाइक नॉन सेंसिटिव डेटा को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं, सो दैट वो इस एनालॉजी के अकॉर्डिंग उस रेसिपी अगर वो किसी को पता भी पड़ जाएगी तो हमारे लिए इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक थ्रेट नहीं होने वाला। बट अगर एटीएम पिन जो कि हमारे लिए प्राइवेट होता है, अगर वो किसी को पता पड़ गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा थ्रेट वाली बात है। तो सिंपली इस चीज एनालॉजी का सिंपल मीन ये है कि एटीएम पिन को आप प्राइवेट में रखोगे, प्राइवेट वेरिएबल में रखोगे, सो दैट उस पूरे प्राइवेट को कोई भी चाइल्ड क्लास एक्सेस ना कर सके। जब भी हम देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ ले चलता हूँ। जैसे हम क्या करेंगे, हम क्लासेस बनाएंगे, लाइक हमने बनाई क्लास ए और फिर हमने बनाई क्लास बी। अब एक क्लास ए में कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं, उन फंक्शंस को यूज कौन करेगा? क्लास है। सो हमने क्या किया, इसको इनहेरिट कर लिया। अच्छा, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे इस तरीके से, प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल, फाइन। प्राइवेट वेरिएबल, अब होगा क्या, इस प्राइवेट वेरिएबल को ये वाली चाइल्ड एक्सेस नहीं कर पाएगी, इस वजह से या फिर कुछ वेरिएबल्स ऐसे बनाएंगे जिसको ये वाली चाइल्ड क्लास एक्सेस ना कर पाए। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जनरल में लेके चलते हैं, सो दैट इट विल बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड। हमने क्या करा, हमने क्लास बनाई, फिर हम इसी के अकॉर्डिंग इसका एक एग्जांपल देखेंगे कोड का। हमने यहाँ पर एक बनाई क्लास फादर। पर फादर बनाने के बाद हमने क्या किया, इसमें एक एटीएम पिन के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, जिसको हमने क्या किया, लाइक इस तरीके से हमने एक वेरिएबल बना दिया 1 2 3 4। अच्छा, फिर हमने बनाई एक क्लास सन। हमने क्या किया, इस सन के अंदर इसको इनहेरिट करवा लिया। इनहेरिट कैसे करवा लिया, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज हम अभी सीखने वाले हैं। इनहेरिट कर लिया मतलब कि इसके जितने भी इसके अंदर फंक्शन लिखे थे वो सारे फंक्शन कौन यूज करेगा, ये। हम बट चाहते हैं कि ये जो एटीएम पिन है ये हमारे बेटे को ना पता पड़े, तो हम करेंगे क्या, इसके आगे प्राइवेट वेरिएबल लगा देंगे, मतलब प्राइवेट टेक्निक से लगा देंगे, उसको एक प्राइवेट वेरिएबल बना देंगे, सो दैट ये बाकी सारे डेफ मतलब फंक्शंस का यूज कर पाएगा, बाकी सारे वेरिएबल्स का यूज कर पाएगा, बाकी सारे मेथड्स का यूज कर पाएगा, बट इस प्राइवेट वेरिएबल को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, कौन, इसकी चाइल्ड क्लास। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट कि हम प्राइवेट वेरिएबल्स को और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को क्यों बनाते हैं, सो दैट हमारी जितनी भी सब क्लासेस बनने वाली है हमारे कोड के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो उन कुछ प्राइवेट और सेंसिटिव डेटा को एक्सेस ना कर पाए। दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड एनकैप्सुलेशन, कि हम अपनी चीजों को प्राइवेट और सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करते हैं, सो दैट हमारी कोई भी एक्सेस या फिर आउटसाइडर आकर के उस चीज को एक्सेस ना कर पाए। इसका हम एक चल के एक एग्जांपल, इसका हम चल के अब हम देखते हैं इसका कोड।
फाइन, अब हम चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। सो दिस इज द कोड। सबसे पहले हमने किया क्या, एक पेरेंट क्लास बनाई। सेम हमने दोबारा से क्या बनाया, एक इनिट बफर कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें दो चीज को डिफाइन किया। सबसे पहले हमने दिया फैमिली रेसिपी को डिफाइन किया एंड आफ्टर दैट हमने एटीएम पिन को डिफाइन किया। आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने बना दिया प्रोटेक्टेड वेरिएबल, प्रोटेक्टेड वेरिएबल, और इसको हमने क्या बना दिया, इसको हमने बना दिया प्राइवेट वेरिएबल, इसको हमने बना दिया प्राइवेट वेरिएबल। फाइन। अच्छा, अब हमारे नीचे चाइल्ड क्लास पे ये हमारा होता है क्या, इसको हम बोलते हैं इनहेरिट करना। फाइन, इसको हम बोलते हैं इनहेरिट करना। मतलब इसमें जो फंक्शन हमारे बन चुके हैं, इन सारे वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनहेरिट कर देंगे। मतलब कि इन वेरिएबल्स को यूज करने के, अगर हमें लाइक हमने ये अपनी पेरेंट क्लास बनाई, पेरेंट क्लास बनाने के बाद अगर हमें इन वेरिएबल्स को यूज करना है तो सिंपली हम करेंगे क्या, हम इसको इनहेरिट कर लेंगे किसी और क्लास के अंदर। लाइक इस क्लास के अंदर हम सारे, इसके अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दी क्लास ए, फाइन, और यहाँ पर मैंने बनाई क्लास बी। इसके अंदर एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल 10, और इसके अंदर एक वेरिएबल है बी इक्वल्स टू 20। अच्छा, मैंने ये बना दी क्लास बी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स का यूज करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस तरीके से इनहेरिट कर लूंगा। तो इसमें क्या होगा, अब मेरे जब भी मैं कहीं पर लिखूंगा, लाइक मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, प्रिंट ए, तो वो मेरा इनहेरिटेंस की वजह से यहाँ से कॉल हो जाएगा और जाकर के इसके, इस वाले कोड के वेरिएबल मेरे इस वाली क्लास के अंदर भी चलेंगे, या फिर इस वाली क्लास के वेरिएबल मेरे इस वाली क्लास के अंदर भी चलेंगे। तो दिस इज वी कॉल्ड इनहेरिटेंस, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम तब तक ये देखते हैं हमने क्या किया, इस चाइल्ड क्लास को क्या करवा दिया, इनहेरिट करवा दिया फ्रॉम हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स करने के बाद हमने देखा यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया कि डेफ सीक्रेट, सीक्रेट बताओ मुझे। तो सेल्फ को हमने क्यों करवा दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आफ्टर दैट हमने क्या, ट्राई टू गेट द फैमिली प्रोटेक्टेड वेरिएबल, और यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड वेरिएबल को मतलब ग्रैब करने की कोशिश की। अच्छा, जो कि नॉर्मली हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, ये वार्निंग देगा एंड आफ्टर दैट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये उस वेरिएबल को बाहर निकाल लाएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने दूसरा एक बनाया कि लाइक हम एटीएम पिन भी जानना चाहते हैं। अभी थोड़े टाइम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। फाइन, मैंने इसको यहाँ से हटाया, मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ लिख दिया सेल्फ डॉट, और इस तरीके से एटीएम पिन। ओके। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, किड नाम का एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, जिसको मैंने चाइल्ड के साथ, ये मेरा सिंपली मेथड है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। आफ्टर दैट मैंने इसको कॉल कर लिया एंड यू विल सी, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक एंड यू विल सी, इसने क्या किया, स्पाइसी सॉस, मतलब कि ये तो मुझे बता दिया एंड आफ्टर दैट इसने क्या बोला, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट चाइल्ड एटीएम। अच्छा, इस तरीके का, लाइक मेरी ये चीज प्राइवेट थी, इस वजह से मेरे कोड ने इसको क्या नहीं कर पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, इसको एक्सेस नहीं कर पाया, बिकॉज इसको मैंने प्राइवेट करके रखा था। अच्छा, मैं जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसके जगह इसके बाद लगाता हूँ मैं ट्राई। अब मैंने क्या किया, ट्राई एक्सेप्ट की, एक्सेप्शनल हैंडलिंग की एक मेथड लगा दी है। अब मैंने बोला कि अगर फैमिली रेसिपी तो मुझे बताओ बताओ। अच्छा, दूसरे के लिए मुझे ट्राई करना है एटीएम पे। अगर मेरा ये वाला ब्लॉक, जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला ब्लॉक मेरा अगर रन नहीं होता तो मुझे सिंपली लिखना है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट एरर, मतलब कि एट्रीब्यूट मेरा बना ही नहीं है। एग्जैक्टली वो मैंने बना रखा है, बट प्राइवेट करने की वजह से वो हाइड हो गया मेरे कोड से। हाइड से कोड, कोड से हाइड होने का मतलब ये है कि मेरा कोड उस एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएगा क्या वो वेरिएबल मेरा बना भी है या नहीं, क्योंकि मैंने उसमें डबल अंडरस्कोर उसको वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया है। अच्छा, जैसे मैंने उसको एग्जीक्यूट करवाया एंड यू विल सी, आई डोंट नो द पिन, इट इज प्राइवेट टू डेट, मतलब कि ये वाला मेरा रन हो गया, इट मीन्स ये वाला मेरा कोड फेलियर हो गया बिकॉज इट इज प्राइवेट। तो सिंपल दिस इज द मेथड जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट किसी भी चीज को, या फिर किसी भी वेरिएबल को, या फिर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राइवेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम तभी करते हैं जब हमारे डेटा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड का यूज करके भी आप वहां से उस चीज को कॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज ज्यादा सेंसिटिव है तो सिंपल आपको उस केस में आपको यूज करना है किस चीज का, डबल अंडरस्कोर का, मतलब उसको प्राइवेट कर देना है। और अगर आपका डेटा नॉर्मली इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप उसको प्रोटेक्टेड करके रख सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक तो आपका वेरिएबल होता ही होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। आई होप आपको अब इस कोड को देखने के बाद इन तीनों चीजों में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट या फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। सो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला कोड हमारा फेल हो गया। इट मीन्स अगर मैं इसको ना लिख करके डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, जो कि मैंने इसके पहले वाले कोड में किया, कहाँ पर, यहाँ पर देखो। अगर मैं सिंपल यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर के मैं लिखता हूँ दोबारा सा, लाइक अकाउंट डॉट, उस तरीके से बैलेंस, एंड यू विल सी, मैं इसको जैसे रन करता हूँ, ये इसने क्या बोल दे दिया, बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बैलेंस, मतलब बैलेंस नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, जबकि एग्जैक्टली मैंने यहाँ बना रखा है।
तो मैं दोबारा से जाकर के इसको भी क्या कहता हूँ, थोड़ा प्रोटेक्टेड प्राइवेट कर देता हूँ। एंड यू विल सी यहाँ पर आकर के मैंने इसको क्या किया, प्राइवेट दे दिया। तो उसने क्या बोल दिया कि इसके पास नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। है, जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, बैंक अकाउंट हैज नो एट्रीब्यूट अवेलेबल, मतलब बैलेंस नाम का कोई एट्रीब्यूट है नहीं। जबकि एक्चुअल में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर उसको बना रखा है, बट वो प्राइवेट होने की वजह से वो क्या कर गया, हाइड कर गया। सेम एज इन दिस, हमने एटीएम पिन बनाया था बट वो हमने प्राइवेट कर दिया, सो दैट इट विल बी हाइड, वो हाइड हो चुका है, सो इट विल हाइड साइन, वो हिडन हो चुका है, सो दैट हमारा जो कोड है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज हाउ उसने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को ट्राई को हटा करके, लाइक वो इसने फेलियर दे दिया, इस वजह से वो एक्सेप्ट में चला गया, उसने दे दिया एट्रीब्यूट एरर और प्रिंट करा दिया हमारा कि आई डोंट नो द पिन, इट इज प्राइवेट टू डेट। चलते हैं थोड़ा सा आगे और अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस का मतलब है रीयूजेबिलिटी, इट इज द अनदर वर्ड फॉर रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब है क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लास टू अवॉइड रीराइटिंग द कोड। तो जब भी आप किसी भी कोड को लिखते हैं, लाइक मैंने आपसे बोला, हमने लिखा डेफ एक्स, फाइन डेफ एक्स, आपने लाइक इस तरीके के कोड को, या फिर मैं एक बात करता हूँ, सिंपली क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ओप्स की बात कर रहे हैं, फाइन। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि लाइक आपने क्लास बनाई क्लास एक्स, है ना, इस क्लास के अंदर आपने कुछ इस तरीके के कुछ वेरी कोड्स को लिखा, लाइक 20, और सी को हमने लिख दिया 30, कुछ हमने फंक्शंस बनाए, लाइक मैंने सिंपल ए नाम का एक फंक्शन बना दिया, लाइक ए, इस तरीके से कुछ भी हम बना देते हैं, एक्स वाई जेड, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अच्छा, फिर मैंने एक और क्लास बनाई, लाइक उसका नाम मैंने रखा वाई। अच्छा, मुझे क्या करना है, इन सारे वेरिएबल्स का और सारे फंक्शन का यूज करना है वाई के अंदर, और इसके साथ साथ मुझे कुछ और भी बनाना है। तो थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, और हम इस तरीके से लिख देते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया नया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जाकर के एक फंक्शन बना दिया, लाइक इसमें क्या करना है, मुझे ऐड करना है। अच्छा, ऐड करने के लिए सिंपली मैंने लिखा लाइक रिटर्न कर देना मुझे, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, मुझे अब क्या करना है, मुझे दूसरी क्लास बनाई जहां पर मुझे ऐड करने के लिए दोबारा से कोड नहीं लिखना। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इसको एक्स को क्या करा लूंगा, मैं इनहेरिट करा लूंगा। इनहेरिट कराने का मतलब, जैसे ही मैंने इसमें लिखा डेफ और यहाँ से जाके लिखा सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न ए माइनस बी माइनस सी, राइट। तो ये मुझे क्या करके दे देगा, मुझे सब्ट्रैक्ट करके दे देगा। तो दिस इज हाउ वी जस्ट इनहेरिट द प्रीवियस क्लास, और ये मेरी क्लास बन गई, एक सब क्लास बन गई, और इस पहली क्लास को मैंने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, और इसके जितने भी कोड मेरे पास लिखे हुए थे उन सारे कोड्स को मैंने दोबारा से क्या कर लिया, रीयूज कर लिया। इसको थोड़ा सा चलिए कोड के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ करके लिखते हैं कमांड लाइक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ inheritance using two classes and class। अब आकर के हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमें यहाँ पर एक बनानी है क्लास x के नाम से, है ना। x के क्लास के नाम से बनाने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे क्या करना है, एक सेल्फ नाम का वेरिएबल देना है। आफ्टर दैट मुझे एक वैल्यू a और एक वैल्यू b। अच्छा, इसका आने के बाद मैंने क्या किया, एक मिनट, मुझे हाँ यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगाना है। ओके, आने के बाद मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट ए के नाम से मैंने ए को स्टोर करा दिया, और सेल्फ डॉट बी के नाम से मैंने इसको स्टोर करवा दिया बी को। ओके, इतना करने के बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया नया, एक मिनट, मैंने एक नया फंक्शन बनाया जिसको मैंने बोला ऐड, और ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें एक लाइक सेल्फ के नाम से वो बना दिया। अब मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया, किसको प्रिंट करा दिया मैंने, सेल्फ डॉट ए, और इन दोनों को प्लस कराने के बाद, अच्छा, इतना करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक और नई क्लास बनाई वाई, और इसमें इनहेरिट करने के लिए जब मैं एक्स को इनहेरिट करूंगा तो उसके लिए मुझे सिंपली एक्स लिखना है, और एक्स लिखने के बाद मुझे यहाँ पर आना है, और मैं इस तरीके से सिंपली इनको प्रिंट करवा दूँ। अच्छा, करवाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक बनाया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये जरूरी नहीं है कि ओबीजे ही हो, हम इसके जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ तो मैं एम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैंने कहा एम, एम इक्वल्स टू मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक्स लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू लाइक मैंने दी वैल्यू एक 10, 20, और देने के बाद मैंने सिंपली इस तरीके से इन दोनों को ऐड करवा दिया, एंड यू विल सी मुझे सिंपल क्या मिलने वाला है, या मुझे सिंपली मैंने यहाँ पर इसको ऐड करवा दिया तो मुझे तो एक वैल्यू मिली थी 30। मैं चाहता हूँ मुझे एक और वेरिएबल बनाता हूँ एन के नाम से, जो कि मैं यहाँ आकर मैंने क्या किया, मैंने सेम वैल्यू दी और उसको क्या करवाया, यहाँ पर वो सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अच्छा, मैं इसको अगर एक बार क्या करता हूँ, एक बार ऐड और कराने की कोशिश करता हूँ, यूनिवर्सिटी आई होप ये ऐड हो जाएगा, हाँ ये फिर से ऐड हो चुका है। इट मीन्स जो मैंने एन वेरिएबल बनाया किसकी, वाई क्लास के थ्रू, बट यहाँ पर जब मैंने ऐड का कोई फंक्शन ही नहीं दिया तो इसने ऊपर वाली क्लास में से क्या किया, इस फंक्शन को क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। तो दिस इज हाउ वी कैन इनहेरिट द
just a second. Yeah, this is how we can inherit the different classes. ठीक है, inheritance from the क्लास एक्स। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं किसी भी एक क्लास के फंक्शन को, सो दैट हमें उससे फंक्शन को, लाइक हमने प्रीवियस भी अगर कोई क्लास बना रखी है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हमने लिख रखे हैं, तो हमें उन फंक्शन को दोबारा यूज ना करना पड़े। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको इनहेरिट कर लेते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इनहेरिटेंस, कि किस तरीके से आपने क्या किया, इस एक्स के अंदर जितने भी आपने फंक्शंस लिखे थे इस तरीके के, ठीक है ना। अब सेल्फ हम जैसे कि ये सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कराया था कि लाइक मैंने डायरेक्टली इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20 सी इक्वल्स टू 30 कर दिया था। बट जब भी हम इस तरीके के फंक्शंस को बनाते हैं, हमें तो मैंने बताया था आपको, कंस्ट्रक्टर को लिखना मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि मुझे उसका एक तरीके से मुझे उस कंस्ट्रक्टर की एक मुझे अपने वेरिएबल्स की, मुझे अपने फंक्शंस की, मुझे इन सभी चीज़ों की एक आइडेंटिटी बनानी होती है विद रिस्पेक्ट टू माय ऑब्जेक्ट। तो उसको करने के लिए मुझे एक कंस्ट्रक्टर की नीड पड़ती है। और आफ्टर दैट मैंने आपने देखा किस तरीके से इनहेरिट कर दिया। अब सिंपली इनहेरिटेंस के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने करना क्या है, सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ जाकर के लाइक आपने यहाँ पर क्लास एक लिख रखी है एक्स। अगर आपको इस क्लास को इनहेरिट कराना है किसी और क्लास के थ्रू, इट मीन्स आपने यहाँ पर करवा दिया क्लास वाई, और इसको बनाना है आपको चाइल्ड और इसके बनाना है पेरेंट, मतलब इसके सारे फंक्शन, इस वाली क्लास के सारे फंक्शन मेथड्स को यूज करना है फ्रॉम विद इन द दिस क्लास। तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने इस जगह पर जाना, इस वाई के बगल में आपने एक्स लिख देना है बस। दिस इज ऑल what we need to define, the inheritance in a function या फिर inheritance in a class। सिंपली आपने यहाँ पे लिखना है क्लास, क्लास यहाँ जाने के बाद y, और आई एम सॉरी, दैट इज नॉट, ब्रैकेट में ही बंद नहीं करना हमें, हाँ ब्रैकेट में हमें ये बंद नहीं करना। तो सिंपली हमें यहाँ जाना है, यहाँ लिखना है y, और ब्रैकेट में जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो आपको वो लिखना है। तो दिस इज द कंसेप्ट और दिस इज द सिंटेक्स टू इनहेरिट अ क्लास, you know, to use their variables, to use their functions, to use their methods, attributes, उन सभी चीजों को अगेन एंड अगेन यूज करने के लिए हमें सिंपली करना क्या होता है, इस तरीके से हमें इनहेरिट करना है, सिंपल। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने अगले कोर्स की ओर। अच्छा, अब हम एनालॉजी के थ्रू चेक करते हैं एनालॉजी में क्या लिखा है, देखिए। या एनालॉजी में लिखा है, यू इनहेरिट फीचर्स आईज और हेयर्स फ्रॉम योर पेरेंट्स। लाइक अपने आप अपने पेरेंट्स के थ्रू आप काफी सारे फीचर्स ग्रैब करते हो, काफी सारे लाइक ट्रेट्स आपके जेनेटिक्स के थ्रू आपके ट्रेट्स बहुत सारे आते हैं। लाइक आपकी आईज हो सकता है अपने फादर की तरह हो, हेयर हो सकता है आप अपनी मदर की तरह हो, फ्रॉम योर पेरेंट्स, बट यू हैव ऑल्सो सम यूनिक स्किल्स। लेकिन आपके पास खुद भी कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे मैंने बोला आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पास लाइक आपकी मदर की ब्लू आईज है, फाइन, और मैंने कहा लाइक ग्रे हेयर्स है आपके फादर के, ग्रे इन द सेंस नॉट वाइट, बट ग्रे हेयर्स आपके फादर के। अब हो सकता है आप उनके बेटे हो, तो आपके भी आईज ब्लू हो, फाइन, आपके भी हेयर ग्रे हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको लाइक आर्ट्स आती है, फाइन, आर्ट्स आती है, आपका कलर अगर थोड़ा सा डार्क है, फाइन, बट आपके पेरेंट्स का नहीं है, तो ये जो डार्क कलर है ना, या फिर आपका कलर थोड़ा सा फेयर है, तो बट आपके पेरेंट्स का डार्क है, तो ये जो यूनिक फीचर्स जो आपने ग्रैब किए वो आपके खुद के फीचर्स होते हैं। और जिन फीचर्स को आप लाइक ब्लू आईज और ग्रे हेयर्स, अब इन फीचर्स को आप लेकर के आते हो, ये आपके पेरेंट्स के फीचर होते हैं। तो सेम इसी तरीके से होता क्या है, अब मैंने आपको ऊपर बता रखा है, क्लास एक्स के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक कुछ फीचर्स हैं उसके, कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक कुछ डेफिनेशन इन द सेंस कुछ डिफाइन किए गए फंक्शंस हैं, और कुछ वेरी एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। इन सभी चीजों को आप क्या करते हो, जैसे ही आपको कोई क्लास क्या करती है, इनहेरिट करती है, आप ये सारे फीचर्स आप क्या करते हो, आप इस क्लास को दे देते हो कि भाई तू भी इसको यूज कर, और इस क्लास के अपने खुद के कुछ अलग फीचर्स भी होते हैं। तो दिस इज द एनालॉजी, कि लाइक जेनेटिक्स, जैसे आपके जेनेटिक्स आपको लाइक फॉलो करते हैं, जेनेटिक्स आपको आपका मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स टू द चाइल्ड, उसी तरीके से बट चाइल्ड के पास अपने खुद की भी कुछ स्किल्स होती है, खुद के भी कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक खुद के कुछ फीचर्स होते हैं। इसी तरीके से सेम हम क्लास को डिफाइन करते हैं। So this is how we can relate the real life examples with the object oriented programming. So this is the inheritance। अब इस inheritance के types हैं। First of all एक single inheritance type, second one is the multiple inheritance, third one is the multi-level inheritance, and फिर the hierarchical inheritance, और उसके बाद हम बात करते हैं hybrid inheritance। अब इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे
सिंगल इनहेरिटेंस की। अब सिंगल इनहेरिटेंस में होता क्या है, वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। लाइक आपका आपके फादर या फिर मदर की मैं बात करूं, लाइक आपके फादर की जैसे कि मैंने बताया था हेयर ग्रे है, तो वही आपने इनहेरिट किया तो आपके भी हेयर ग्रे हो गए। तो इस तरीके से आपने सिंपली ये इसका डायग्राम है कि आपने फादर के साथ आपने इनहेरिटेंस ले लिया। फाइंड एनालॉजी, सन इनहेरिट्स लुक्स फ्रॉम हिज फादर। सन अपने बेटे मतलब कोई भी बेटा अपने पिता की तरह में फादर की तरह कुछ लुक्स को इनहेरिट करता है। उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि आपने क्या किया, पेरेंट को पेरेंट से क्या किया, इनहेरिट किया, किसने, चाइल्ड ने। अच्छा, कोड एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने कोड एग्जाम्पल्स की तरफ। लाइक दिस इज द फॉर इनहेरिटेंस, लाइक हमने किया क्या, देखिए दिस इज द क्लास कि लाइक हमने एक क्लास बनाई एनिमल के नाम से, और यहाँ पर क्या किया, हमने एक फंक्शन भी दिया। फंक्शन हमने क्या बनाया, स्लीप, कि एनिमल क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरी क्लास बनाई। हम इसको कमेंटिंग के थ्रू थोड़ा डिफरेंशिएट करते जाएंगे। लाइक दिस इज द क्लास वन। ओके, तो अब हम आ चुके हैं अपने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस पे। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बात की फादर की। फादर के अंदर हमने क्या किया, एक स्किल प्रोवाइड की, लाइक आई ग्रैब द स्किल ऑफ पेंटिंग। लाइक फादर को, अब मैं जस्ट एक फॉर एग्जांपल ये, बट ऐसे ट्रेट नहीं होते हैं। तो सिंपली हमने क्या किया कि हमने क्या किया, एक स्किल ग्रैब करी अपने फादर से जो कि है पेंटिंग की। अच्छा, तो दिस इज द क्लास वन, दिस इज द क्लास वन, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे फादर के पास क्या है, पेंटिंग की स्किल है। अच्छा, दिस इज द क्लास टू। अब ये क्या है, दिस इज द क्लास 02। इसके अंदर क्या है, हमारे फादर ने हमें वो स्किल दी जो कि उनके पास थी। इसमें क्या हुआ, इनहेरिटेंस हुई, मतलब ये आपका फादर हुए, ये अपना सन हुआ, सन ने क्या किया, फादर से स्किल को इनहेरिटेंस किया। तो इसमें होना क्या है कि आप किसी भी एक क्लास से ही, सिंगल क्लास से आप इनहेरिटेंस कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ, हमने यहाँ पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मेकिंग द इंस्टांस। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल लॉजिक क्या है, हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल लिखना है, उसमें सन इस तरीके से जाना है। एंड डॉट एस डॉट स्किल का आप जैसे ही आप यूज करोगे, एंड यू विल सी, आप यहाँ पर क्या दे दोगे, इस तरीके से आप कोड को जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे, आपने देखा क्या, सन, आपने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया, इस क्लास का, बट इसने मेथड या फिर फंक्शन इसने किस क्लास का यूज किया, फादर क्लास का। इट मीन इसका फंक्शन किसके द्वारा, किसके थ्रू यूज किया गया, सन क्लास के। वो कैसे कर पाया, बिकॉज इट इज इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर। अच्छा, हुआ क्या, अब देखो इस वाले केस में सिंपल करना क्या है, आपने एक ही फादर या फिर एक ही पेरेंट के थ्रू आपने क्या करना है, इनहेरिटेंस करना है, किसको, चाइल्ड को। तो दिस इज द सिंपल लेवल और द वेरी बेसिक लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हम सिंपल क्या करते हैं, किसी एक क्लास से ही इनहेरिट करते हैं किसी चाइल्ड सब क्लास को, या फिर किसी चाइल्ड क्लास को। फाइन। अच्छा, आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले पार्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। फाइन। मल्टीपल इनहेरिटेंस में है क्या, वन चाइल्ड कैन इनहेरिट फ्रॉम देयर टू और मोर पेरेंट्स। मोर पेरेंट्स का मतलब ये है, या तो अपने फादर से इनहेरिट कर सकता है, या फिर अपने मदर से इनहेरिट कर सकता है। फाइन। तो इस केस में होता क्या है, एक चाइल्ड हमारा या तो फादर के साथ इनहेरिट करता है, या फिर मदर के साथ इनहेरिट करता है, या फिर इन दोनों के साथ भी इनहेरिट कर सकता है। तो और इसका सिंपल सिंटेक्स क्या होगा, इस तरीके का, ये इसका डायग्राम है। और इसमें हम अगर हमें लाइक इनहेरिट कराना भी है तो कुछ इस तरीके से कराएंगे। लाइक मैंने यहाँ लिख दिया क्लास फादर, फादर के कुछ अपने अलग लाइक स्किल्स होंगी, या फिर कुछ अपने अलग लुक्स होंगे, और इधर मैंने लिखा मदर। फाइन। अच्छा, मुझे अगर अपने चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लास, और उसके बाद लिखूंगा चाइल्ड, इस तरीके से चाइल्ड, और उसके बाद मैं अंदर ही इसमें क्या दे दूंगा, दोनों आर्ग्यूमेंट, लाइक फादर कॉमा मदर। फाइन। इस तरीके से मुझे सिंपली दोनों का नाम यहाँ लिख देना है, एंड यू विल सी मेरा इन दोनों के थ्री जो भी इनके अंदर फंक्शंस मेरे लिखे गए होंगे वो सारे मेरे इनहेरिट हो जाएंगे विद इन द क्लास ऑफ चाइल्ड। दिस इज द डायग्राम, मतलब ये इसने क्या किया, फादर ने जो इनहेरिट किया, मतलब चाइल्ड ने हमने इनहेरिट किया अपने फादर से, और चाइल्ड ने ही इनहेरिट किया अपनी मदर से। इन दोनों का एक साथ, मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब कि एक से ज्यादा। हम जब भी इनहेरिट, जब भी क्लासेस के साथ इनहेरिट करते हैं, तो उस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एनालॉजी समझते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू लर्न मैथ फ्रॉम योर मैथ टीचर। लाइक आप एक स्टूडेंट हो, आपने क्या किया, अपने मैथ टीचर से मैथ सीखी, और आर्ट्स वाले टीचर से आपने आर्ट सीखी, और आपने दोनों ही स्किल्स को क्या कर लिया, पोजेस कर लिया। फाइन। अच्छा, फिर हम चलते हैं। सो अब हम बात करेंगे कोड टू डेमोन्स्ट्रेट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए ये हो गया हमारे पास, हमने क्या किया, क्लास बनाई मैथ टीचर की, जिन्होंने क्या किया, हमको एक फंक्शन दे दिया कि आई नो द अलजेब्रा, मतलब कि उन्होंने हमें अलजेब्रा सिखा दिया। अच्छा, अब हम अपने अगली क्लास पे, जहां पर हमने देखा कि हमारे टीचर ने हमें क्या सिखाई, पेंटिंग सिखाई। अच्छा, अब इन दोनों क्लास को, फाइन, दिस इज द क्लास वन,
class 01 and this is the hashtag class 02. अच्छा, इन्होंने क्या किया, hashtag the class 03 inherits the class 01 and क्लास 02। अब इसने क्या किया, क्लास 1 जी मतलब कि मैथ वाले टीचर से और आर्ट वाले टीचर से दोनों से ही उन स्किल्स को ग्रैब कर लिया। और सिंपली पास का यूज हम क्यों करते हैं, टू मेक द एम्प्टी क्लास, टू मेक द एम्प्टी फंक्शन और क्लास, हम इस तरीके से बोल सकते हैं एम्प्टी फंक्शन। फाइन, इस तरीके से हम या फिर क्लास का भी हम बोल लिख सकते हैं, एम्प्टी क्लास और फंक्शन का यूज करने के लिए हम पास का यूज करते हैं, मतलब इसमें कोई एग्जीक्यूशन नहीं होती, सिंपली पास कर देता है। एंड आफ्टर दैट सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आकर के हमने क्या किया, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, हमने आकर के ऑब्जेक्ट बना लिया। एंड यू विल सी एस में नाम का ही मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। आफ्टर दैट मैंने इसमें से आर्ट की स्किल जो कि मैंने यहाँ कमांड दे रखा है, बट मैंने स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, बट यहाँ पर कोई भी फंक्शन नहीं लिखा। इसने इन दोनों के फंक्शंस को यूज किया, सो दैट मैंने जब भी मैं इसके किसी ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को यूज करूंगा, ये मेरा ऑटोमेटिकली मतलब ये मेरा रन होगा विदाउट द फेलियर। और सिंपली इसके ऑब्जेक्ट के साथ जब भी मैं इसका भी फंक्शन में यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पर इसने इनहेरिट कर रखा है, तो ये मेरा दोनों में जैसे ही इसको एग्जिट करूंगा, यू नो यू विल सी इसने लिखा आई कैन पेंटिंग, मतलब ये वाला कोड आपका रन किया। और आफ्टर दैट इसने कहा आई नो अलजेब्रा, इसने कौन सा कोड रन किया, इसने ये वाला कोड रन किया। तो दिस इज हाउ आपने किया क्या कि एक क्लास या फिर दो क्लास, दोनों क्लास को मिला करके आपने क्या किया, तीसरी क्लास की भी यहाँ पर आपने जो फंक्शंस थे उसको इनहेरिट किया है, फिर फंक्शंस को यूज किया। अच्छा, ये ऐसा जरूरी नहीं है दो ही क्लास, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि लगा आपने यहाँ लिखा है जाकर के क्लास और फिर मैं लिखता हूँ बायो टीचर या फिर मैं लिखता हूँ कि साइंस टीचर। फाइन, साइंस टीचर, इस तरीके से आपने क्या किया, एक नई क्लास बनाई टीचर। फाइन, और यहाँ जाकर के आपने फिर से कुछ नहीं दिया, आपने इसको इनहेरिट कर दिया और डेफ लिखने के बाद आपने लिखा लाइक साइंस स्किल। फाइन, और आपने इस तरीके से सिंपली बना दिया आई नो द फिजिक्स। एंड यहाँ जाने के बाद आपने सिंपल इसको भी क्या करवा दिया, इनहेरिट करवा दिया साइंस टीचर। और आपने सिंपली जैसे ही आप इसको यहाँ पर करवाएंगे, एंड यू विल सी, मैं यहाँ जाकर के फिर से लिखता हूँ एस डॉट, और फिर मैं यहाँ लिख दूंगा साइंस स्किल। और आपने जैसे इसको आप करवाएंगे, यू विल सी आई नो द फिजिक्स, फिर आपने फिजिक्स भी सीख ली। तो दिस इज हाउ यू कैन इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस, कि आपकी सिंपल एक या दो क्लासेस का नहीं, आप उससे ज्यादा क्लासेस का भी यूज करके अपने नए क्लास को इनहेरिट करा सकते हो। अच्छा, मैं अब हम चलते हैं अपने आगे, हम सीखने वाले हैं कि अब हमारी अगली, जो हमने इसमें कोड एग्जांपल देख चुके हैं, अब हम देखते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, ये हमारी चेन होती है, लाइक चेन ऑफ इनहेरिटेंस, ए चाइल्ड्स इनहेरिट फ्रॉम देयर पेरेंट्स हु इनहेरिट फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई क्लास एक्स, उसने क्या किया, उसने इनहेरिट किया, इनहेरिट करवाया अपनी दूसरी क्लास को लाइक वाई, और जहां पर मैंने इनहेरिट किया एक्स को, पर इसने इनहेरिट करवाया मेरी तीसरी क्लास से, कि लाइक जो मेरी होगी जेड, और उसने क्या इनहेरिट करवा दिया इस तरीके से। तो दिस इज द चाइल्ड, दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज द ग्रैंड पेरेंट। फिर अब होगा क्या, दिस इज द ग्रैंड पेरेंट मैं बोल सकता हूँ। फाइन, अब होगा क्या, इसमें जो भी फंक्शन लिखे होंगे उसका यूज ये कर पाएगा, फिर इसके कुछ ये वाले फंक्शंस लाइक इसके ये जो फंक्शंस इसमें होंगे उनका यूज ये कर पाएगा पेरेंट्स, और इसके कुछ खुद के फंक्शंस भी होंगे। फाइन, इसके कुछ खुद के फंक्शंस भी होंगे। अब जब इसको ये चाइल्ड इनहेरिट करवाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपने ग्रैंड पेरेंट का फंक्शन, मतलब जितने भी इसमें फंक्शंस लिखे होंगे उनको भी इनहेरिट करेगा, उनको भी यूज कर सकता है, और अपने पेरेंट के ये जो फंक्शंस हैं लाइक उसको भी यूज कर सकता है, मतलब खुद के जो स्किल्स सेम फंक्शन है, जो उसके पेरेंट्स के यूनिक फंक्शंस है अपार्ट फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट, उनको भी स्किल कर पाएगा, और उसके खुद के भी कुछ नए फंक्शंस होंगे। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखता हूँ मैं, लाइक मैं अगर बात करूँ तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ अपने फंक्शंस होंगे, हाँ, जिनको क्या करेगा पेरेंट यूज कर सकता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि पेरेंट्स के भी कुछ खुद के फंक्शंस होंगे कुछ, मैं पेरेंट्स के भी खुद के कुछ फंक्शंस होंगे। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूँ, अब होगा क्या, चाइल्ड क्या करेगा, अपने अपने ग्रैंड पेरेंट के फंक्शंस का और अपने पेरेंट के फंक्शंस का और अपने भी उसके खुद के कुछ फंक्शंस होंगे, उन सबको यूज कर सकता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एक एनालॉजी की। तो एनालॉजी में कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं ग्रैंड ग्रैंड पा वॉज रिच, ग्रैंड पा रिच थे, और उन्होंने क्या किया, ही पास इट टू डेड, उन्होंने अपनी वेल्थ को क्या किया, डेड को पास कर दिया, और डेड ने क्या किया, आपको पास कर दिया।
तो हुआ क्या, अल्टीमेटली फंक्शंस किसका था या फिर मेथड किनका था, ग्रांडपा का। ग्रांडपा का कौन सा मेथड, मतलब पैसा किसका था, ग्रैंडफादर का। उसमें उन्होंने किसको दिया, फादर को, और फादर ने किसको दिया, चाइल्ड को। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लेवल बन गया कि लाइक एक स्टेप स्टेप डाउन, या फिर मैं बोलूँ एक इस तरीके का एक लेवल बन गया कि यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर ने अपना पैसा दिया पेरेंट्स को, मतलब आपके पेरेंट को, आपके पेरेंट ने अपना पैसा दिया अपने चाइल्ड को। तो इस तरीके से आपने अल्टीमेटली अपने ग्रैंडफादर की वेल्थ को यूज किया, इट मीन आपने अल्टीमेटली अपने ग्रैंडफादर के फंक्शंस या फिर मेथड को यूज किया। ग्रांड पा मतलब ये एक क्लास की बात हो रही है, जहां पर हम ग्रांड पेरेंट का मतलब उस क्लास को बोलेंगे जो कि सबसे मतलब जिसने किसी के साथ इनहेरिट नहीं किया, वो जो सबसे अपर में लिखी गई है। और पेरेंट वो जिसने ग्रांड पा मतलब कि अपनी पेरेंट क्लास के साथ उसको इनहेरिट किया है। अब हम इसको समझते हैं थोड़ा कोड एग्जांपल के थ्रू। ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है कि ग्रांड पेरेंट मतलब कि क्लास एक्स होने वाली है ग्रांड पेरेंट की, और क्लास वाई, ठीक है ना, क्लास वाई जिसने एक्स को इनहेरिट किया है वो होने वाली है हमारी पेरेंट। और तीसरी क्लास जो कि हमारी क्लास जेड जिसने वाई को इनहेरिट किया वो होने वाली है हमारी पेरेंट। मतलब इस क्लास ने किसको इनहेरिट किया, इसको, और इस क्लास ने किसको इनहेरिट किया, इसको। फाइन। तो अब हम आ चुके हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट पर, और हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हुआ क्या, जैसे कि आपको एनालॉजी मैंने बताई थी, क्लास ग्रैंड फादर नाम की एक हमने क्लास बनाई है, जिसमें हुआ कि हमने वेल्थ नाम का मतलब उनके पैसे नाम की एक फंक्शन बनाया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने वेल्थ नाम का एक फंक्शन बनाया है। और उसके अंदर एक सिंपली एक प्रिंट कमांड दिया है, ये वाला कि आई ओन अ गोल्ड माइन। आपके ग्रैंडफादर ने क्या किया, गोल्ड की माइन खरीद ली है। अच्छा, फिर वो क्या किया, आपके जैसे फादर आए, अपने फादर आने के बाद फादर ने क्या किया, अब उसी ग्रैंडफादर को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट करने के बाद उनकी सारी जितनी भी, इन द सेंस ये थोड़ा सा ना मतलब अजीब लग रहा है बोलने में कि लाइक उन्होंने सारी पैसा रख लिया अपने पास, आपके फादर ने। फाइन। उस फादर पैसा रखना एक जस्ट मतलब फंक्शन जो मैंने यहाँ पर बनाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और थोड़ा ड्रामेटिक वे में। लाइक ग्रैंड फादर ने क्या किया, आपके फादर की, आई मीन मीन्स आपके फादर ने क्या किया, आपके ग्रैंड फादर की वेल्थ रखी। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप आए, फिर आपने क्या किया, अपने फादर की वेल्थ रखी। तो अल्टीमेटली आपने किया क्या, कि जितनी भी वेल्थ आपकी फैमिली में है, आपके पास या आपके फादर के पास, वो आपकी ग्रैंड फादर की सेम। हुआ क्या, इसमें जो हमारी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट क्लास है, क्या है, ग्रैंड पेरेंट क्लास। मैं यहाँ देता हूँ, मैं रखता हूँ ग्रांड पेरेंट क्लास। फाइन, ये आपकी मेन क्लास है जो कि लेवल बनाती हुई आ रही है इनहेरिट करने का। उसने क्या किया, ये फर्स्ट सब चाइल्ड मतलब कि जिसको हम पेरेंट क्लास बोलते हैं, पेरेंट क्लास। फाइन, उसको शायद आपकी पेरेंट क्लास ने इनहेरिट किया आपकी ग्रैंडफादर की क्लास से। अच्छा, आपने इनहेरिट किया अपने पेरेंट की क्लास से, जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास। तो दिस इज हाउ आपने क्या किया, एक स्टेप बना दिया। लाइक आपने एक स्टेप बनाया, या आपने एक स्टेप बनाया किससे, ग्रैंडफादर की। आपने ये क्लास बनाई थी, आपने इससे इनहेरिट किया कि इसके सारे फंक्शंस को कहाँ पर आप लेकर के आए, पेरेंट क्लास के अंदर। और पेरेंट की क्लास के जितने भी फंक्शंस थे आपने कहाँ लेकर के आए, सन क्लास के अंदर। Right, so this is how you will maintain a label. So this is we called a multi-label inheritance, right? अब हम इसके कोड को जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं। सेम अब बार बार बताने की आई थिंक नीड नहीं होगी। दिस इज द क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। फाइन। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, और दैट फंक्शन कैसे कॉल करना है। फाइन। अब देखो ये फंक्शन मैंने कहाँ बनाया था, ये फंक्शन मैंने बनाया था ग्रैंड पेरेंट क्लास में। और बट इसको सन क्लास ने भी इनहेरिट कर लिया। इट मीन्स इसमें आपने जितने भी फंक्शंस का यूज किया, लाइक अगर ग्रैंडफादर के पास एक और नया फंक्शन बन जाता है, तो उस फंक्शन को भी आपका सन यूज कर सकता है, बिकॉज उसने क्या किया, एक स्टेप डाउन, या फिर मैं बोलूँ तो एक स्टेप वाइज, एक लेवल वाइज इनहेरिटेंस की है। मतलब आपके ग्रैंडफादर से पेरेंट के पास आया पैसा, पेरेंट के पास आपके पास आया। तो दिस इज हाउ, मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आई ओन अ गोल्ड माइन, मतलब कि आपके सन भी यही बोलेगा कि मैंने गोल्ड माइन खरीदी है। जो कि अल्टीमेटली वो पैसा या फिर वो गोल्ड माइन किसकी है, उनके ग्रैंडफादर की। बट वो इनहेरिटेंस की वजह से, वो इन द सेंस इनहेरिटेंस की वजह से ग्रैंडफादर के अंदर, इस ग्रैंडफादर क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन से लिख रखे हैं, सबको ग्रैंडसन या फिर सन आपका यूज कर सकता है। तो दिस इज हाउ वी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिरार्किकल इनहेरिटेंस की। हिरार्किकल इनहेरिटेंस इज दैट वन पेरेंट क्लास हैज मल्टीपल डिफरेंट चिल्ड्रंस। कहने का मतलब, अगर मैं सिंपली आपको यहाँ से समझाना चाहूँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमने लाइक एक क्लास बनाई, क्लास एक्स, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कुछ जनरल फंक्शंस बना दिए। फंक्शंस का मतलब लाइक कैलकुलेट द एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने जनरल फंक्शंस बना दिए। फाइन। उसको मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, लाइक मैं यहाँ पर एक आई क्लास वाई,
और यहाँ पर आया एक क्लास जेड और यहाँ पर आया ये क्लास एम। तो अब हुआ क्या, हायरार्किकल की वजह से इन सब ने इसको क्या करवाया, इनहेरिट कर लिया। फाइन, तो मतलब ये क्या हुआ, ये एक फादर हुआ या फिर एक पेरेंट हुआ, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हुए, चाइल्ड हुए, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हुए, चाइल्ड हुए। तो इस तरीके से आपकी हिरारिकल इनहेरिटेंस काम करती है, और जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि क्लासेस से इनहेरिटेंस करवा सकते हो अपनी एक मेन क्लास को। फाइन, आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, वन पेरेंट क्लास हैज मल्टीपल डिफरेंट चिल्ड्रन, ऑब्वियसली हो सकते हैं। और इसका मतलब सिंपली यही है कि आपकी एक एक पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट क्लास ने डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड क्लास को क्या कर रखा है, क्या करा के रखा है, इनहेरिट कर करा के रखा है। टेक्नोलॉजी की बात करें, कार ब्रांड टोयोटा क्रिएट डिफरेंट मॉडल। एक जो हमारी कार होता है टोयोटा ब्रांड की, वो क्या करती है, सिंपल, टोयोटा क्या है, उसका एक फादर है, फादर मतलब पेरेंट क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रंस के साथ क्या करवाया, इनहेरिट करवा लिया। फाइन, कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर्च्यूनर, दे ऑल शेयर द टोयोटा इंजन, ये सारे क्या करते हैं, इंजन एक ही यूज करते हैं, बस उनकी कार्स डिफरेंट हो चुकी हैं। फाइन, अब हम चलते हैं जल्दी से, और अब हम देखते हैं, दिस इज द हायरार्किकल इनहेरिटेंस, द क्लास व्हीकल, डेफ इंजन। और ये हमारे सिंपल इसने क्या बना दिया, एक पेरेंट क्लास बना दी। और देखिए इसने कार ने भी इसको व्हीकल को इनहेरिट कर रखा है और बाइक ने भी इनहेरिट कर रखा है। एंड आफ्टर दैट सिंपल हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक कार क्लास का और एक बाइक क्लास का। जबकि इन दोनों में कोई फंक्शन नहीं लिखा है, फंक्शन केवल व्हीकल में क्लास में लिख रखा है, बट ड्यू टू द इनहेरिटेंस और ड्यू टू द हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये रन करके, इट मींस आई हैव अ स्टैंडर्ड इंजन, दोनों की, कार के बाइक के पास स्टैंडर्ड इंजन। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। ये इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इट इज अ मेसी मिक्स ऑफ टू और मोर टाइप। कहने का मतलब ये एक मिक्स हो सकता है हमारी मल्टी लेवल है, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का। इट नॉट स्पेसिफिकली इन दोनों की बात हम करेंगे। इसमें हमारे पास एक सिंगल इनहेरिटेंस की भी, लाइक कहीं पर एक सिंगल इनहेरिटेंस की बात हो रही होगी, कहीं पर मल्टीपल इनहेरिटेंस की, कहीं पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। तो दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक की एक अलग से तरीका बनाया गया है इनहेरिटेंस करने का, ये उसी का एक पार्ट है। बस इसमें एक मैसी मिक्स मिक्स होता है, मतलब कहीं पर भी इनहेरिटेंस हो रही होगी, और इसका लाइक एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता कि लाइक ये लेवल बना करके ही मिक्स करेगा, या फिर इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता कि एक पेरेंट से डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड इनहेरिट करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसके यूज केस की बात करूं, तो रेयरली किसी भी ऐप में कॉमन पाया जाता है, बट कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क लाइक Django की बात करूं मैं, PyTorch की बात करूं, तो वहां पर इसको यूजुअली देखा जाता है, किस तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस करके Django और PyTorch अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल और मशीन लर्निंग के तरीके से बात करूं, तो ये कुछ, हम जब भी लाइक, एक मिनट, हम जब भी मशीन लर्निंग में अपने मॉडल्स बनाएंगे, फाइन, तो मशीन लर्निंग क्या करेगा, मशीन लर्निंग के अंदर बता रहा हूँ, बहुत एक नॉमिनल सा एग्जांपल है। लाइक हमारे पास एक लीनियर रिग्रेशन नाम की एक, क्या है, लीनियर रिग्रेशन नाम की एक क्लास होगी। उस लीनियर रिग्रेशन नाम की एक क्लास के अंदर से, फाइन, इस क्लास के अंदर का जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक एम इक्वल्स टू लीनियर लीनियर रिग्रेशन। तो जहां पर भी इस तरीके का कमांड आपके किसी भी कोड में लिखा लिखा जाए, जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम है एम, है ना, और फिर इसी एम में हम बाद में क्या करते हैं, अपने मॉडल को फिट कर देते हैं, अपने ट्रेनिंग डेटा को फिट कर देते हैं। आई होप ये चीजें आपके लिए थोड़ी सी नई लग रही होंगी आपको इस मोमेंट में, बिकॉज ये अभी आप इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है इससे, बट आई विल मेक यू श्योर कि आगे चल के आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगी। सो हमने अब तक कितना कुछ पढ़ लिया, हमने इनहेरिटेंस के टाइप पढ़ लिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या, लाइक एक पेरेंट से एक चाइल्ड, या फिर एक चाइल्ड ने एक ही पेरेंट से किसी से इनहेरिट किया। मल्टीपल की बात करें तो किसी दो पेरेंट्स से इनहेरिट किया। अच्छा, मल्टी लेवल की बात करें तो दोनों ने लाइक एक स्टेप डाउन या फिर स्टेप वाइज सीक्वेंस बनाया, कि लाइक ग्रांड पेरेंट्स के जितने भी ट्रेड थे वो पेरेंट्स ने यूज नहीं करे, और पेरेंट के जितने भी फंक्शंस वगैरह थे, ट्रेड्स थे, वो सारे चाइल्ड ने यूज करे। अच्छा, आफ्टर दैट हमने हेरारिकल की बात करी, हेरारिकल के बाद हमने बात करी हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। अब हम बात करते हैं किस क्वेश्चन की, एक प्रो इंटरव्यू क्वेश्चन है जो कि मेनली आस्क किया जाता है किसी भी इंटरव्यू में, कि लाइक इसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। अब इसका सिनेरियो क्या है, कि लाइक मैं बात करता हूँ कि आपके पेरेंट्स, आपके आपके पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सिंपल एक नॉमिनल सा एग्जांपल लेकर, आपके फादर और आपके मदर। अच्छा,
जस्ट हम इसको एक सिनेरियो की तरह ट्रीट करते हैं। अभी फिलहाल इसको एक क्वेश्चन समझना बंद करते हैं। हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा आपसे, आपके फादर ने आपसे कहा कि बेटा ऐसा करो सब्जी खाओ, ठीक है ना। फिर आपकी माँ ने कहा, मतलब आपकी मदर ने कहा कि लो बेटा आइसक्रीम खा ले। अच्छा, अब आपने ये देखा कि मेरे मदर और मेरे फादर ने मुझे एक ही कमांड दिया है ईट करने का, मतलब खाने का, कि फादर ने बोला वेजिटेबल खाओ, मदर ने बोला आइसक्रीम खाओ। अच्छा, अब मैं किसकी बात मानूं, है ना। तो इस चीज का एक बहुत ही नॉमिनल सा सॉल्यूशन है, जिसने पहले कमांड दिया आपने उसकी बात मान ली, फाइन। अच्छा, इसी तरीके के सिनेरियो को हम डायमंड प्रॉब्लम के अंदर ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे, इमेजिन यू इनहेरिट फ्रॉम योर डैड, आप अपने डैड से इनहेरिट किया और आपने अपने मदर से इनहेरिट किया, फाइन। मदर से इनहेरिट किया, मॉम से। डैड ने कहा कि ईट योर वेजिटेबल, डैड ने कहा कि आप सब्जी खाओ। मदर ने बोला कि ईट योर आइसक्रीम, माँ ने बोला कि भाई अब तुम अपने आइसक्रीम खा लो। दे बोथ यूज द एग्जैक्ट सेम कमांड ईट, उन दोनों ने एक ही कमांड का यूज किया, जो कि किसके लिए थी, खाने के लिए, है ना, ईट की, जो मैंने बात करी यहाँ पर। अच्छा, वेन योर चाइल्ड रन ईट कमांड हुज कमांड डू यू लिसन टू, मतलब कि जब ये चाइल्ड क्लास, अगर हम इसको सेम अब क्लास की बात करते हैं, तो लाइक होगा क्या कि इस तरीके से फादर ने कमांड दी, या फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाइड करूं, तो ये हो गया फादर की क्लास, जहां पर एक कमांड दिया गया कि डेफ ईट, फाइन। और उसके बाद सेम एक क्लास हुई, लाइक यहाँ पर मैंने बात करी मदर की, इस तरीके से मदर क्लास। इसमें क्या हुआ, फिर से एक कमांड हुआ, फिर से एक डेफिनेशन बनाई गई, फिर से एक फंक्शन बनाया गया, जो कि होती है हमारी ईट ईट सेम किट के नाम से। अब ये इन दोनों में ही सेम कमांड है, ओके। फिर मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाई और चाइल्ड क्लास में फादर और मदर दोनों को क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया। अच्छा, अगर जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये क्या लगता है आपको, मैंने सिंपल यहाँ लिख दिया पास। तो जैसे ही मैंने इसको रन करवाया, तो ये वाली कमांड को पहले देखेगा या ये वाली कमांड को। अच्छा, इसको ट्रीट करने का, इसको इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, MRO। पाइथन यूजेस मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, इट लिसन टू द पेरेंट लिस्टेड फर्स्ट इन द ब्रैकेट। कहने का मतलब, जिस पेरेंट को पहले लिख दिया जाएगा, फाइन, जिस पेरेंट को पहले लिख दिया जाएगा वही, उसी की बात कौन मानेगा, चाइल्ड। अब एमआरओ क्या चीज होती है, एमआरओ को हम बोलते हैं मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, कि जो मेथड में पहली कमांड दे दी गई है, जो चीज जिस कमांड को पहले लिस्ट कर दिया गया है, इवन वो फादर की हो या मदर की हो, उस कमांड को पाइथन रन कर लेगा। अच्छा, अब दिस इज द कोड जहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, कमेंट दिया कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एमआरओ। एमआरओ करने के बाद हमने क्या किया, एक क्लास बनाई फादर के नाम से, जिसमें इनिशियलाइजर दे दिया, हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी है, इस वजह से हमने उसको पास कर दिया। आफ्टर दैट एक ईट फंक्शन बनाया, ईट फंक्शन बनाने के बाद उसमें लिखा मैंने ईट योर वेजिटेबल। आफ्टर दैट फिर मैंने बनाया एक नई क्लास, जिसको मैंने मदर को दिया, लाइक ये मेरी दूसरी क्लास है। इसके बाद फिर से मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, बनाने के बाद उसको भी पास किया, एंड देन फिर से एक फंक्शन बनाया ईट के नाम से। अब देखो, इस फंक्शन में भी ईट है, और इस वाले क्लास में भी एक फंक्शन ईट है, और इस वाले क्लास में भी एक फंक्शन ईट है। अब मैंने क्या किया, तीसरी एक क्लास बनाई, जिसको मैंने क्या किया, इनहेरिटेंस करवाया। आफ्टर दैट दोनों क्लास को मैंने इसमें इनहेरिट करवा लिया। चाइल्ड क्लास में मैंने कुछ फंक्शंस मैंने फादर के भी यूज करे, कुछ फंक्शंस मैंने मदर के भी यूज करे। अब दोनों को यूज करने के बाद जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने पहला कमांड दिया ईट, अब देखो, इसने दोनों क्लास से इनहेरिट किया था, बट इसने आउटपुट में क्या दिया, आई ईट वेजिटेबल्स, मतलब कि ये, इसी को हम बोलते हैं मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। अब इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा कमांड पहले लिस्ट किया जाता है, लाइक पाइथन यूजेस रिजोल्यूशन ऑर्डर, पाइथन रिजोल्यूशन ऑर्डर को यूज करता है, और वो लिसन करता है जिस पेरेंट को पहले लिस्ट किया गया है, या फिर जिस पेरेंट को पहले ब्रैकेट में लिस्ट किया गया है, उसको ही सुनता है। इट मीन्स इसने किया क्या, फादर की कमांड जो पहले लिखी गई थी वेजिटेबल ईट करने के लिए, वेजिटेबल खाने के लिए, ये वाली कमांड, इस बारी कमांड की बात कर रहा हूँ मैं, ये कमांड जो पहले लिख गई थी, उसने उसको क्या कर दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी दी और उसको रीड करके उसको प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इस तरीके के इस वाले सेकंड वाले को उसने क्या किया, सेकंड बार मतलब दूसरी बार में हिट किया। तो दिस इज हाउ द मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर वर्क्स। और ये आपके क्वेश्चन, ये आपके इंटरव्यूज में मेनली पूछा जाएगा, कि लाइक आपको कंफ्यूज करने के लिए, पेरेंट क्लास को पहले लिखा गया है, वो उसके जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, उन सबको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो दिस इज हाउ, दिस इज द प्रॉब्लम, लाइक डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको मेनली, और इंटरव्यू में मेनली आस्क की जाती है, पूछी जाती है। सो उसको, इसका रेजोल्यूशन क्या है, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, जिस चीज को पहले लिस्ट कर दिया जाएगा, जिस ब्रैकेट में, जिस भी क्लास को, उसको वो पहले सबसे पहले क्या कर देगी, एग्जीक्यूट कर देगी। अच्छा, अब हम इसके ऑर्डर को चेक कर सकते हैं किसे, यू कैन चेक द ऑर्डर, पाइथन लुक्स बाय टाइपिंग प्रिंट चाइल्ड डॉट एमआरओ। हम इस कमांड का यूज करते हैं और चल के देखते हैं हमने यहाँ पर क्या किया। हम यहाँ पर आकर के हमने एक और कोड इस तरीके से किया, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट चाइल्ड डॉट एमआरओ।
ठीक है ना? और मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आपने देखा सबसे पहले क्या किया, चाइल्ड, मेन चाइल्ड में गया, आफ्टर दैट फादर की सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, और फिर मेन, एंड देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब सबसे पहले इसके मेथड्स को रीड करेगा, फिर दैट मदर की मेथड को, मतलब पहले जो क्लास पहले लिखी गई है, पहले लिस्ट की गई है, उसको रीड करेगा, एंड आफ्टर दैट मदर की क्लास जो होगी उसको रीड करेगा, फिर ऑब्जेक्ट की क्लास को। तो दिस इज हाउ मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर वर्क्स